अब रैपिड फायर क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? स्टॉक मार्केट, आपका फेवरेट चाइल्डहुड गेम? क्रिकेट। एक फाइनेंस बुक अगर आपको ऑडियंस को बताना है कि पढ़ना चाहिए हर एक, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस? ऑफिस, आपको क्या पसंद है? ऑफिस, अच्छा। ऑफिस। बचपन का कोई पैसे का मिथ जो आपको बाद में गलत लगा हो? कि पैसा फटाफट बनता है मगर समय देना पड़ता है, उसके बाद कंपाउंड होता है। बिजी दिन के बाद रिलैक्स करने का फेवरेट तरीका आपका क्या है? यूट्यूब पे अच्छे पॉडकास्ट देखना। जहां आप अपने छुट्टियों को स्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक लोकेशन मुंबई में? मुंबई में नहीं है, मुंबई में स्पेंड करने जैसा कुछ नहीं, मगर इंडिया में बोले तो गोवा इज समथिंग आई लव। पहला मेरा प्यार हमेशा रियल एस्टेट था। मुझे फाइनेंस में तभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। इतना मेहनत करने के बाद जो रिटर्न्स देखे तो मैं सोचा अगर यही रिसर्च में टॉक्स में करूंगा तो बहुत अच्छा रिटर्न्स कमाऊंगा। तो आई एम वेरी शाय। मैं पहले सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता था। ना आई एम सैवी, सोशल मीडिया सैवी। तो आपके पहले प्यार के बारे में पहले बात करें। पहला प्यार अभी भी है रियल एस्टेट? नहीं, जरा भी नहीं। आपके हिसाब से क्या राइट टाइम है? राइट टाइम डिपेंड्स आपकी इनकम क्या है। अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो 50,000 का EMI इज वेरी गुड। पर अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो और 1.25 लाख का आपका EMI है, टेक्निकली यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट हाउस। इट डिपेंड्स कि आपकी इनकम क्या है। देखो, मैं आपको ना एक सच्चाई बोलता हूँ। बहुत लोग घर लेते, अगर 20 साल में वो घर की कीमत 2 करोड़ हो जाए तो वो खुशी खुशी से बोलते मैं डबल हो गई। अगर आप लोन का हिसाब किताब कर ले 1.8 या 1.9 तो वो बैंक को लौटा रहे फिर से। उन्होंने 2 करोड़ में ही घर खरीदा है, तो जिसकी वैल्यू 2 करोड़ है, तो अप्रिसिएशन कहाँ हुई? जो लोग बोलते हैं हमारी हाउसिंग 15 या 20 साल के बाद डबल हो गई, आपने पैसा भी उतना ही दिया है। लोग ये कैलकुलेट नहीं कर रहे। हिडन टिप्स अगर कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है प्लीज बताइए। म्यूचुअल फंड एक बहुत आसान प्रोडक्ट बनाया। फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे मैनेज करता है, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। फंड मैनेजर को हर एक चीज का जवाब देना पड़ता है। इंडिया में जो अभी मंथली SIP चल रही है, यानी हर महीने जो लोग पैसे लगा रहे म्यूचुअल फंड में, अराउंड 25 से 26 हजार करोड़, तो बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। CFT बहुत ज्यादा है। 30 साल ऑलमोस्ट हो गए म्यूचुअल फंड को। 30 साल में एक भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो डूबा है आज तक। ट्रैक रिकॉर्ड। जो हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है आज की डेट में वो इंडिया है, और हमको क्यों बाहर जाना? तो जितना बड़ा देश होता है उतनी ग्रोथ छोटी है। हाय एवरीवन, आई एम सूरज कुमार एंड यू आर वाचिंग अनफोल्ड विद सूरज कुमार। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जो पर्सनल फाइनेंस को सिंपल बनाने का काम करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग केतन माली। ये एक फाइनेंस एजुकेटर हैं, ये कंटेंट क्रिएटर हैं और एक ऐसे स्पीकर हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं और आपको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। आज हमने इन्वेस्टमेंट की बात की। आज के मेजर इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग काउंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आता है रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट का। इन्होंने रियल एस्टेट पे प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे हमने बात करी है। लास्ट 10 ईयर्स का जो इन्वेस्टमेंट में जो रियल एस्टेट में किया है उसके क्या रिटर्न्स आए हैं और आने वाले एक्सपेक्टेड 10-15 सालों में क्या रिटर्न्स आ सकते हैं, उस पर हमने डिटेल में बात करी है। अगर स्टॉक, म्यूचुअल फंड, SIP और बॉन्ड्स की बात करें तो उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन, इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है। ट्रस्ट मी, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और एक बिजनेसमैन हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में 4 चांद लगा सकता है ये एपिसोड। तो कहीं मत जाइए, एंड तक बने रहिए। ट्रस्ट मी, आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच केतन जी मेरे शो में आने के लिए। ये जो पॉडकास्ट हमारा होने वाला है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे निकलवाऊंगा आपके प्रोफेशन के बारे में, जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपने फाइनेंस जर्नी के बारे में बताइए। आपने कैसे सोचा कि दूसरों को सिखाऊं मैं कि उसके पैसे को कैसे यूज़ करना है? बेसिकली पहला मेरा प्यार हमेशा रियल एस्टेट था। रियल एस्टेट। या सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ रियल एस्टेट। मैं काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया, मगर फिर घर की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे जॉब करना पड़ा। और कोइंसिडेंटली आई जॉइंड ब्रोकिंग फर्म। ब्रोकिंग फर्म। हाँ, तो मेरी वहाँ से फाइनेंस की जर्नी शुरू हुई। ये कब की बात है? 2005-2006। मुझे फाइनेंस में तभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर से जब मैंने बिजनेस ट्राई किया, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना हाथ आजमाया, एंड बाद में इतना मेहनत करने के बाद जो रिटर्न्स देखे तो मैं सोचा अगर यही रिसर्च में स्टॉक्स में करूँगा तो बहुत अच्छा रिटर्न्स कमाऊँगा। वहाँ से फिर मैं स्टॉक में ज़्यादा फाइनेंस में इंटरेस्ट लिया। तो पहला हमेशा मेरा प्यार रियल एस्टेट था। तो फिर रिसर्च करने लगा और मज़ा आने लगा, पैसे बनने लगे तो फिर और ज़्यादा मज़ा आने लगा। देन आई गॉट डीप। तो आई एम मोर ऑफ अ इन्वेस्टर,
बाद में आफ्टर कोविड आई थॉट दैट आई शुड गिव इट अ शॉट, ये सब जो सोशल मीडिया है, तो आई एम वेरी शाय। मैं हम्म। पहले सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता था। हम्म। हार्डली इंस्टाग्राम पे जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहाँ कुछ पोस्ट करता था। हम्म। बट फॉर बिजनेस आई स्टार्टेड डूइंग दिस। ना हम्म। आई एम सैवी, सोशल मीडिया सैवी, फोटो वगैरह निकलवा लेता हूँ। जो हम्म। करना है, जो टीम बोलती है, हम्म। ज़्यादा स्प्रेड के लिए, वो हम्म। सब कर लेता हूँ। बट टिपिकली आई एम नॉट अ सोशल मीडिया गाय। तो आपके पहले प्यार के बारे में पहले बात करते हैं। तो पहला प्यार अभी भी है रियल एस्टेट या नो फिर इस नहीं, ज़रा भी नहीं। दूसरा तो होगा? नहीं, सेंस नहीं बनता, बिकॉज़ जो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में बनता है, वो अभी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जस्ट मैंने अभी एक 4 हम्म। बीएचके खरीदा। तो आई वाज़ लिविंग इन 1 बीएचके, सो आई हम्म। अपग्रेडेड टू 4 बीएचके। तो मेरी जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि ये घर रहने दीजिए, आपको रेंट आएगा ज़िंदगी भर। तो जहाँ मैं रहता हूँ 1 बीएचके की कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ है। तो मम्मी को मैंने पूछा, ठीक है 1 करोड़ है, मम्मी यहाँ से डबल होने के लिए कितना समय जाएगा? तो हम्म। उन्होंने कहा 15 साल। तो यही 1 करोड़ अगर मैं म्यूचुअल फंड में रखता हूँ एट हम्म। 12% बेयर मिनिमम, जो कि हम्म। मुझे लगता है कि खराब वाले रिटर्न से 12% मिलते तो भी 5.5 करोड़ बनते। तो मैंने मम्मी को पूछा, अभी आपको ये एनुअल रिटर्न की बात करी है तो। एनुअल कैगा रिटर्न्स 12%, अगर मैं हाँ। हर साल सिर्फ 12% बनाता हूँ, तो 15 साल में मेरे 5.5 करोड़ हो जाते। तो वाई शुड आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? अगेन हेडेक बहुत है, आपको बहुत लीगल प्रोसीजर्स में इतना आप मेहनत करके भी चांसेस है कहाँ ना कहाँ फंस सकते हो। तो हम्म। ये प्रोफेशन में जाना ही क्यों, और जहाँ आसानी से मेरा पैसा बन रहा है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, हम्म। रियल एस्टेट सिर्फ मेरे घर के लिए है, दैट्स इट। हम्म। आई डोंट इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी इन रियल एस्टेट नाउ, सेंस नहीं बन रहा है ना। सो अकॉर्डिंग टू यू कि रिटर्न हाई नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट्स कहते हैं हम्म, उनका कहना है कि स्टॉक तो ठीक है, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबकी बस की बात नहीं है, यू नो दैट, बिकॉज उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। एक एक्सपर्ट जब तक नहीं बनोगे आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पैसे लूज़ होने में ऐसे ट्रू। हो जाते हैं लूज़, और लोग कंगाल हो जाते हैं। और ऐसे कितनी एग्जांपल्स आपने खुद देखे होंगे अपने लाइफ में, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट ऑफ इट। तो आप मुझे ये बताइए कि आप बोल रहे हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुंबई का रिटर्न रेशियो तो बहुत अच्छा है रियल एस्टेट में। आप रेंटल यील्ड्स देख लीजिए, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, जब मैंने हम्म। मेरा नया घर खरीदा, हम्म। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हमको एसेट को समझना है। हमको क्या लगता है रियल एस्टेट एक एसेट है। हम्म। देखो, अगर आप वो घर में रह रहे हो तो एसेट नहीं है। एसेट हम किस चीज़ को बोलते हैं? जहाँ से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो जो घर में आप रहते हो वहाँ से आपको रेंट आता है, नहीं आता है? नहीं तो वो आता। एसेट नहीं है, वो मेरा तो कंजम्पशन है। लाइबिलिटी, अच्छा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मेरा ऑलरेडी एक घर है जहाँ मैं रह रहा हूँ, और दूसरा एक घर खरीद रहा हूँ, वो करेक्ट। इन्वेस्टमेंट होगी। बिकॉज हम्म। जब भी हम लोग, देखिए मेरा तो एक क्लियर मानना है कि हमको बुक्स में गलत पढ़ाया गया है। एसेट का डेफिनेशन, अभी कार आपके लिए एसेट कैसी हो सकती है? नहीं लाइबिलिटी नहीं, है। लाइबिलिटी है, हाँ। मगर यही ओला उबेर वाले के लिए एसेट है, बिकॉज वो हाँ, उससे बिकॉज इनकम दे आर जनरेट कर रहा अर्निंग, है। हाँ। राइट? तो घर जो आप रह रहे हो वो एसेट नहीं, वो सुकून है। हम्म। मेरा ये मानना नहीं है कि आपको सब कुछ बेच के स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाना, मैं उसमें से नहीं हूँ। ऑफकोर्स आपके घर पे छत, अपने सर के छत होनी चाहिए, जहाँ आपको सुकून मिले, आपको आपके घर से कोई निकाले ना, वो हम्म। आपका घर हो गया। पर हम्म। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, और एक घर है या दुकान है, आप रियल एस्टेट रेंटल यील्ड्स देख लीजिए कितना है, हम्म। 2.5 टू 3%। उसके ऊपर आपको क्या क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस देना पड़ता है, राइट? गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, हम्म। ब्रोकर को देना पड़ता है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट 1-2 महीने खाली है, तो आपका उतना जो रेंट है वो भी तो जा रहा है। हम्म। हम्म। तो हेडेक इन्वेस्टमेंट है। कल आप अगर आपको आपका 1 करोड़ का मकान है, आपको 20-25 लाख रुपए की ज़रूरत गिरती है, तो आप हम्म। सिर्फ बाथरूम बेच सकते हो, नहीं, किचन बेचना हो बेच तो सकते हो, पूरा पूरा बेचना बेचना है। पड़ेगा। हाँ। और आप याद रखिए, मुंबई में कहाँ भी घूमिए आप, जूहू से गोरेगांव तक, बिल्डर आपको बेचने में एकदम स्मार्ट होते हैं। इतने वो फैसिलिटीज़ बताएँगे, आपको बेच देंगे। और वही फ्लैट आप बेचने जाओ, हिम्मत है आप 6 महीने में बेच के दिखाओगे मुंबई में, अनलेस एंड अनटिल आप भाव नहीं तोड़ते। बिकॉज़ सेलिंग, अब मैंने जब मेरा घर बेचा, मेरे नाक से खून आया 6 महीना बेचते-बेचते। आई विल टेल यू। अगेन मेरी पार्किंग भी थी। सो सेलिंग अ रियल एस्टेट इज़ नॉट अ वो बिल्डर सेल कर सकता है, बट आप जब सेकंड में जाते हो, हम्म। बिकॉज़ आप जब आप दूसरों को बेचते हो, तो सेलिंग रियल एस्टेट और वहाँ कॉस्ट भी बहुत बड़ा है। आपको एक मज़े की बात बोलता हूँ, आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ पहले दिन ही आपको 10% का लॉस होगा। कभी नहीं यार, आप रियल कोई एस्टेट नहीं में कर रहे करना हो ना? चाहेगा। आप कर रहे हो ना रियल एस्टेट में? उसमें लॉस कैसे है?
मोदी जी को 10% जो चार्जेस दे रहे हो, गवर्नमेंट चार्जेस, वो अरे तो यार, चले गए हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, दिया दिया। लोग सोच नहीं, देखिए मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, रहने के घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट में आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हो जहाँ 10% का लॉस है, मोदी जी तो आपको देने वाले नहीं हो, वो कभी नहीं वो तो देंगे। चले गए। हाँ, सुनते कि वो जब बेचना होता है तभी पे करना होता है गवर्नमेंट को टैक्सेस, और परचेज करने हाँ, टाइम पे। तो वो तो समझो जो बायर रहते हैं वो अगेन वो हमारा, अभी जो मेरे केस में तो जो बंदे ने बाई किया उसने चार्जेस पे किए, बट हम्म। एटलीस्ट वन टाइम तो आपको देना ही पड़ता है ना। तो हम अच्छा। हमारे बारे में सोचेंगे, तो हम्म। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ बिल्डर आपको पहले दिन हाथ में घर की चाबी देते हैं और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको पता होता है 10% पहले ही दिन लॉस हो गया। और 10% छोटी अमाउंट पे नहीं है, 1 करोड़ पे 10% 10 लाख है। माय गॉड। ये देखिए, यही प्रॉब्लम होता अब है जब पाँच हम करोड़ लोग, का है तो 50 लाख दे दो अब गवर्नमेंट को। देखो जो जो बंदे के पास 5 करोड़ है ना उसको जेन्युइनली फर्क नहीं गिरता, और जो बंदे के पास 1 1.5 करोड़ है उसको जेन्युइनली फर्क गिरता है। आई टेल यू दी, जिसके पास 5 करोड़ है समझे उसके पास बहुत पैसा है। मैं मिडिल क्लास के लिए बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ आम हाँ लोगों के हाँ लिए बात कर रहा हूँ। तो लोग सोच नहीं रहे ये चीज़ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगेन, हाँ कि हाँ आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ गोल्ड का ले लीजिए ना, आप 2 मोमेंट ज्वेलरी लेके आप दुकान के बाहर आपको 10% का लॉस हो रहा है, मेकिंग चार्जेस चले गए। हाँ 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 हाँ। इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। हम्म। अगर आप वही बिस्किट लेके खरीदते हो तो डिफरेंट थिंग। तो हम लोग बहुत इमोशनली इन्वॉल्व है गोल्ड के साथ, रियल एस्टेट के साथ, अपना दिमाग नहीं लगा। दिस इज द रीजन आई सोल्ड माई हाउस इमीडिएटली। हाँ। अच्छा ठीक है, तो बिकॉज आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, अकॉर्डिंग टू यू घर लेने अगर मुझे लेना है घर, तो मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए मुंबई में? देखिए, आपको अगर कोई बैंक लोन दे रहा है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर हम्म। आपको कोई बैंक लोन दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है आप घर अफोर्ड कर सकते हो। ओह माय गॉड। कि बैंक वालों को तो अपना बिजनेस चलाना है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो आपको देखिए, आपको उनका तो यही होगा कि भाई अगर ये सैलरीड बंदा है, कॉर्पोरेट वाला बंदा है, हम्म। तो मुझको इसको लोन चिपकाना है। चिपकाना है कैसे बराबर है। भी? अगर आपकी 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, वो आपको एक एक 1.25 करोड़ तक तो लोन दे देगा, बट टेक्निकली यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। ये हमको समझना है। तो हाँ। घर खरीदने के लिए बेस्ट थिंग, अभी मेट्रो सिटीज़ में तो आप मुंबई और दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, तो यार हाउसिंग प्राइसेस आर लाइक स्काई रॉकेटिंग, राइट। हाँ हाँ तो हाँ। यहाँ बेस्ट वे होगा आपको डिले करना है। मैं घर खरीदने के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप 10 15 ईयर से डिले करते हो और वो रेट अगर जो हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ रहा है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वेर यू कैन ऑलमोस्ट पे फॉर एवरीथिंग। सो द बेस्ट वे टू इज टू डिले द बाइंग ऑफ द हाउस। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे थे, राइट? हर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छी इन द सेंस कि होंडा की कोई एक गाड़ी ले लो आप, राइट? एक अपना 3 BHK कम से कम घर हो जिसमें सुकून से लाइफ जी जा सके। EMI छोड़ दो आप, वो तो जाएगा ही। आपकी एडवाइस से आप बोल रहे हो कि राइट टाइम नहीं है कि तुरंत अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो एक जाकर के घर खरीद लो, क्योंकि लोन तो देगा ही बैंक। आपके हिसाब से क्या राइट टाइम है फिर? आप देखिए, बोल रहे हो डिले करने के लिए। राइट टाइम हम्म। डिपेंड्स आपकी इनकम क्या है। ठीक अगर है। आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो हाँ तो 50,000 का EMI इज वेरी गुड, बिकॉज बाकी के सब में ये करो। हाँ। पर अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो और 1.25 लाख का आपका EMI है, तो टेक्निकली यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट हाउस। तो ये चीज़ समझनी है। इट डिपेंड्स कि आपकी इनकम क्या है। देखिए, आप घर खरीदने के लिए अभी भी खरीद सकते हो, हम्म बराबर है ना। हम्म आपके पास डिस्पोजेबल कितना है, आपके पास एक्स्ट्रा कितना है। अगर हम पूरा जो हमारा इनकम है 70 80% अगर EMI में लगा रहे हैं, बराबर है, ऑफकोर्स आगे जाके हमारी सैलरी ग्रो हो रही है, बट दैट इज़ नॉट। अभी आप गाड़ी खरीदने के लिए आपको गाड़ी की ज़रूरत है, राइट। आपको 10 लाख की गाड़ी मिलती है, 15 की मिलती है, 20 की मिलती है और 30 35 की भी मिलती है। हम्म बैंक तो आपको लोन देने के लिए रेडी है, तो हम्म आप 30 35 की लोगे क्या? राइट ना, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड आई कैनॉट अफोर्ड इट। हम्म। अभी ये बच्चे लोग में फैड क्या है देखिए ना, उनका एक होता है कि कॉलेज के बाद अगर जो खास करके जो लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं, हम्म। कि हमको आईफोन खरीदना है। शौक। हाँ, देखो होना चाहिए, कुछ गलत नहीं है, हम्म पर कैन दे अफोर्ड इट टेक्निकली? लोन मिल रहा है, उनकी सैलरी है, बट वो कितना परसेंटेज सैलरी का एक फ़ोन के लिए लगा रहे हैं जो 5 साल तक यूज़, मैक्सिमम 5 साल तक यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। इसके बारे में लोग सोच नहीं रहे, तो लोग शो ऑफ में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। सो आप
पेपर पे आप अफोर्ड कर रियलिटी पा से रहे हो। लोग भाग रहे हैं। हाँ, पेपर पे आप देखिए, मेरा मानना है, मेरा आई आई ऑल्सो यूज़ आईफ़ोन, हाँ, पर बात वो नहीं है। आपको चीज़ तब खरीदने के लिए अब अफोर्डेबल है, जब आपको देखी अच्छी लगे और आपने लिया। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। हाँ, मतलब वो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर निकल भी जाता है। हाँ, आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, आपको हाँ। अगर घर छोड़ के बोल रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है अगर छोटी-मोटी चीज़ों में, तो आप हुँ, टेक्निकली अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हुँ। आप नीचे जा रहे हो, एक वड़ा पाव खाना है, तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। हुँ, यू कैन हुँ, अफोर्ड इट, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। बट यही चीज़ें कितनी बार आप, अगर आपको हर एक चीज़, अरे नहीं इधर से एडजस्टमेंट करनी है, उधर अरे वो ईएमआई आने वाला है, और बाद में आप फिर भी आईफ़ोन लेने जा रहे हो, सो यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। ये हमको सच्चाई माननी है। आई एम स्टिल यूजिंग अ स्विफ्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि अब आप कितना भी बोल दो, मिडिल क्लास फैमिली का घर होना उनके लिए सपनों के बराबर कि मेरा एक अपना घर है, वो कह सके, लोगों को बुला सके, लोगों को बता सके। क्योंकि एक घर वो लेते हैं तो क्या बोलते हैं, बैंड बाजे के साथ पूजा पाठ करते हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि मैंने घर लिया है, राइट। तो ये उनकी फर्स्ट जीत होती है एक तरफ से, मतलब विनिंग फील होती है कि मेरा अपना घर है, जो कि रियलिटी में होता नहीं है, बिकॉज वो ईएमआई पे जा रहा होता है, दो बाउंस हुआ फिर वो रियलिटी पता चल जाती है। अगर आपको एडवाइस करना हो कि वो घर भी लें और वो घर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा उनको करना हो, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि घर का ईएमआई आराम से पे हो जाए? कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान है या कुछ एक्स्ट्रा जो आप सजेस्ट करना चाहो? देखो, मैं आपको ना एक सच्चाई बोलता हूँ। बहुत लोग घर लेते और सोचिए ना कि अगर 20 साल में वो घर की कीमत 2 करोड़ हो जाती है। 1 हुँ, करोड़ में घर लिया, उसकी हुँ, कीमत कितनी होगी? 2 2 करोड़। करोड़ होगी। तो हुँ, वो खुशी-खुशी से बोलते हैं, कीमत डबल हो गई। 1 करोड़ में लिया था, आज 2 करोड़ है। अगर आप लोन का हिसाब-किताब कर ले, तो नहीं-नहीं करके 1.8 या 1.9 तो वो बैंक को लौटा रहे फिर से, हाँ, उसको तो राइट? उतना हम लोग पे कर दिए। तो उन्होंने 2 करोड़ में ही घर खरीदा है, तो जिसकी वैल्यू आज 2 करोड़ है, तो अप्रिसिएशन कहाँ हुई? हुँ, बिकॉज़ हुँ, हुँ। बैंक भी तो अपना ब्याज ले रहा है ना। हुँ, 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 हुँ। जो लोग बोलते हैं हमारी हाउसिंग 15 या 20 साल के बाद डबल हो गई, तो आपने पैसा भी उतना ही दिया है। लोग ये कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस वो ये हुँ, सोच रहे कि ये मेरी डबल हो गई। डबल हो गई, 1 करोड़ के 2 करोड़ हो गए। टेक्निकली ही आल्सो पेड द सेम अमाउंट हाँ, हाँ, बैंक के हाँ। लिए। और बैंक का देखो, बैंक का जो आप समझिए ना कि अगर आपका 1 करोड़ का घर है, आपको 85 86,000 8.5 के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आ रहा है, हुँ, राइट? हुँ। तो पहले 10 साल में आप आपको 1 करोड़ का घर है, तो ईज़ी कैलकुलेशन के लिए आप 2 करोड़ बैंक को फिर से दे रहे हैं 20 साल में। 20 साल में। 1 करोड़ प्रिंसिपल, 1 करोड़ इंटरेस्ट। 1 इंटरेस्ट। करोड़ 8 लाख कुछ आता है, पर एक ही एक पकड़ते हैं। हुँ, अगर आप ये कैलकुलेशन को ठीक से देखें, 10 साल अगर आप नियमित ईएमआई भरते जो हुँ। आपकी अमाउंट है, तो 10 साल के बाद आप बैंक को 74 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और प्रिंसिपल से सिर्फ 30 लाख रुपए कम हो रहे हैं। मतलब जो आपने हुँ, हुँ, 1 हुँ, 1 हुँ। करोड़ 4 लाख की जो आपने पेमेंट की, उसमें से बैंक ने सिर्फ 30 लाख रुपए प्रिंसिपल से कम किए, हुँ, हुँ। 74 लैक्स। मतलब 10 साल में बैंक क्या करता है, आपसे मैक्सिमम इंटरेस्ट ले लेता है, क्योंकि उसको पता है ये इंडियन मूर्ख है, हुँ, ये हुँ, 10 हुँ। साल के पहले लोन क्लियर कर देगा। तो उसने ब्याज भी पूरा ले लिया आपसे, हाँ, हाँ, 70-80% ब्याज ले लिया, हाँ। आपने उनको लोन भी क्लियर कर दिया। तो जो उसको 20 साल में पैसा आने वाला था, वो मोटा-मोटी 10-12 साल में आपसे पूरा ले रहा है कमाई करके। तो बैंक का डबल फायदा हो रहा है ना। तो फिर इसको कैसे देखिए, एक एक चीज़ हमको समझनी है, हम लोग अगर डिले कर सकते हैं, सामने एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि देखिए हम लोग, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, यहाँ एक स्पेसिफिक माइंडसेट लगता है। आपको अगर मैं स्टॉक दूँ तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते, बिकॉज़ अगर ये जब फॉल हुआ अभी जैन से लेके मार्च अप्रैल तक, मेरा पोर्टफोलियो नहीं करके 2 करोड़ नीचे था। तो अरे आप वाह! ये फॉल ले सकते हैं क्या? तो उसके लिए एक माइंडसेट लगता है। तो हुँ, हमारा हमेशा लोगों को बोलना होता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो तो 12% तो आपको मिल जाता है कहाँ न कहाँ। हुँ। अगर आप 12% को भी पकड़ के चलता हो, जो कि मुझको लगता है खराब रिटर्न्स है म्यूचुअल फंड में, तो भी आप अच्छा खासा पैसा जमा कर लेते हो। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है। आपको डिले करनी है आपकी इन्वेस्टमेंट, और आपको जब लगे कि अप्रोप्रिएट टाइम आ गया, तब आप फिर अज्यूमिंग कि रियल एस्टेट की कॉस्ट यहाँ से बढ़ जाएगी, तो भी आपके पास इनफ पैसा हो। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की क्या क्या इंटरेस्ट रेट रहता है उनका? हाउस लोन का कितना रहता है? 8.5 8.5। 8.5 चल तो रहा है अभी। मतलब 8.5 इधर से हम मुझे पे करना है अगर है, तो म्यूचुअल फंड में उतना डाल दो तो उससे एक्स्ट्रा 4% मुझे मिल रहा वही है। तो देखिए ना, अभी हाँ, मेरा, अब हाँ, आई विल टेल यू माय स्टोरी। मैंने जब घर बेचा तो मुझको 1 करोड़ आ गया, ठीक है। राइट? हाँ, पर मैंने 70 लाख का लोन लिया फिर भी।
क्यों लोन लिया मैं आपको बोलता हूँ। बैंक मुझको कितना दे रही है, 8.5। सामने में म्यूचुअल फंड में 12, 14, 15% लगा रहा हूँ। तो बैंक के पैसे पे मैं 5-6% फ्री कमा रहा हूँ। उसको महीने का मुझको 60,000 रुपया बैंक को देना है, मैं दे रहा हूँ। बैंक को बोला मैं पूरे 20 साल तक आपको पैसा दूंगा, एक भी जल्दी जल्दी पेमेंट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप तो मेरे से पैसा कमा रहे हो। करेक्ट करेक्ट। और ये जो 70 लाख है, कम से कम 7-8 करोड़ तो बना के निकलाऊंगा मैं आराम से। आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, एकदम ईजी है। तो ये, मगर ये आपके पास होना चाहिए ना। अभी मेरे पास 1 करोड़, मैंने घर बेचे तो उसका पैसा था, मुझको लोन लेने की जरूरत नहीं थी। वो तो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, प्लस बैंक से 8.5 पे लिया है मैंने, वही म्यूचुअल फंड में 12% पे लगा रहा हूँ। आंख बंद करके 3.5% मिल रहा है मुझको 70-80 लाख पे। क्या चाहिए आपको? कभी कोई फाइनेंशियल फेलियर आपके साइड से हुआ बहुत है? बार हुआ है, बहुत बार होते रहता है। आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, लॉस होना होने वाला ही। आई टेल यू कि अभी मैंने स्टॉक खरीदा था स्विगी, इट्स डाउन बाय 30%। अभी रिकवरी आ गई है, तो 20% अभी भी लॉस है। एक प्रोटीन करके स्टॉक है, 50% लॉस है। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम। बट देखिए, आपको ये चीज़ समझना है, आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स होते हैं, तो एक दो, अब जब क्रिकेट टीम बना रहे हो, 1-2 जीरो पे आउट होंगे। मैच जीतना ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो बहुत सारे गलतियां होती रहती है, गलतियों से सीखना होता रहता है, और बहुत सारे मिस्टेक्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं। मगर फिर जो जो बंदे ने सेंचुरी मारी, वो 100 या 100 कैसे करेगा, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अभी मैंने एक स्टॉक खरीदा BSE, ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 साल में मुझको 600% के रिटर्न है इसके ऊपर। मैं स्टॉक, 600%? अब व्यूअर्स को पता है, आज भी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ मैं, आज भी स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। अभी ये मेरा विनर है, मैं इसको क्यों बेचूं? और अगर मैं यही इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ, तो लोग जिनको 10-15% की कमाई होती है, तो वो बोलते रहते हैं, यार सर कब बेच रहा है? अरे आप 10-15% पे बेचोगे तो 500-600% कैसे कमाओगे? मैं आपको बता दूंगा। मुझे बता देना सर, ऑफ कोर्स आफ्टर। आई शेयर इट टू यू। और ये जो व्यूअर्स है ना, बिकॉज जो मेरे ऑडियंस है, जो मुझको फॉलो करते हैं, उनको पता है कि काफी बार मैंने दिखा चुका हूँ, ऐसा मुझको रिटर्न रियल एस्टेट में नहीं मिलेगा ना। और मुझको वो देखिए, कभी नहीं मिलेगा और उसमें। मुझको 10 स्टॉक नहीं चाहिए। अगर मेरा 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो, मुझको एक या दो, एक स्टॉक ही चाहिए जो मुझको फिनोमिनल रिटर्न देता है। अगर बाकी के 15-20 भी देता है, तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा के निकलूंगा। मैं, यही चीज समझनी है। मगर आप अगर हर चीज पे सिक्सर मारने जाओगे, हर बॉल पे, मतलब पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स होना चाहिए और डाइवर्स होना चाहिए। हाँ। प्लस अलग अलग सेक्टर होते हैं, स्टॉक्स क्या है, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म, इसके ऊपर बहुत, अभी एक स्टॉक अगर मुझे बाय करना है, तो मेरा 2-3 दिन का तो रिसर्च होता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कंपनी क्या करे। बिकॉज आप जब एक स्टॉक में 10-15 लाख रुपए लगा रहे हो, अगर एक मैं फ़ोन खरीदता हूँ जिसकी कॉस्ट 20-25 हज़ार रुपये होती है, तो मैं 2-3 दिन रिसर्च करता हूँ। बराबर है? अगर यही स्टॉक खरीदना है जहाँ मैं 10-15 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मेरा रिसर्च कितना होना चाहिए? फिर तो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मगर रिस्क है ये। बिकॉज आई एम, ये मेरा बिजनेस है, मैं सट्टेबाजी नहीं कर रहा। सट्टेबाजी मतलब क्या? आपको पूछ रहे स्टॉक कौन सा चाह रहे, ये ले लो, मुझको लग रहा है बढ़ जाएगा, मेरे को 1-2 जन ने बोला, ये सट्टेबाजी हो गई। अब आपने मुझको बोला ये स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं मेरा एक फर्स्ट जो स्क्रीनिंग है वो कर लेता हूँ। मुझको लग रहा है ओके बढ़िया लग रहा है, बढ़िया ऊपर से लग रहा है, अंदर क्या है, और रिसर्च करना चाहिए। बरोबर है? अगर सोचिए ना, आपकी शादी की बात चल रही है, आपने लड़की को देख लिया, देख के पसंद आई, उसके बाद क्या करोगे? आप डीप रिसर्च करोगे ना, छानबीन करोगे ना, पूछताछ करोगे ना, लड़की कैसी है क्या नहीं, क्या आप वो तो फैमिली बैकग्राउंड। वाले करते हैं। आप करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ये क्या होता है? रिसर्च होता है। अगर रिसर्च नहीं करोगे तो फिर तो बहुत रिस्क है। आप अभी ये सोचिए, ये बिना रिसर्च वाले कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और फिर लॉस करते हैं। बहुत बड़ी रिस्क है ना, ये हाँ गैम्बलिंग हो गई। हाँ हाँ देखो, हाँ। स्टॉक आप भी बाय करो, स्टॉक मैं भी बाय करो, शादी आप भी करो, शादी मैं भी कर रहा हूँ, शादी भी गैम्बलिंग हो सकती है अगर मैंने रिसर्च ठीक से नहीं ठीक किया से तो। नहीं किया तो। या लव मैरिज हो, तो आप हम्म समझते हो ना, ये जम रहा है नहीं जम रहा है, हमारे विचार मेल जोल कर रहे हैं, या हम लोग अलग डायरेक्शन में, ये हमारा एक इंटरनल रिसर्च चालू रहता है ना। करेक्ट अगर आप करेक्ट। रिसर्च नहीं करोगे तो आपकी गैम्बलिंग है। मतलब आप फेस वैल्यू पे एक व्यक्ति से शादी कर रहे हो, ये क्लियर कट गैम्बलिंग है, और शादी नहीं बोला जा सकता। तो ऐसे ही अगर मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, अभी आपका पॉडकास्ट का, अभी मुझे कुछ पता नहीं पॉडकास्ट के बारे में, मैंने भी शुरू कर दिया विदाउट रिसर्च, सो दिस इज गैम्बलिंग। बट आपके लिए यही बिजनेस हो सकता है, बिकॉज आप रिसर्च करते हो, क्या क्वेश्चन पूछना है भाई, हमारा सेटअप कैसे होना चाहिए, हमको इसको कैसे एडवर्टाइज करना है, मैक्सिमम लोगों तक कैसे लेके जाना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये करेक्ट रिसर्च हो करेक्ट। गया। अब यही बिजनेस में जस्ट आप सक्सेसफुल हो, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गैम्बलिंग है। व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? एज सुन, जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा अगर 20 साल का है, आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, समय बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो पैसा नहीं है, टाइम है।
लोगों को लगता है पैसा होता है, टाइम इज़ द हम्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अभी मेरा एक कॉर्पोरेट में अभी सेशन था, तो सब 20-25 साल के बच्चे थे, तो उनको मैंने हम्म, कहा कि अगर आप रिटायरमेंट तक 7-8 करोड़ नहीं बना पाते तो यू शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ। यानी अगर आप 10,000 की SIP करते हो 30 साल के लिए, हम्म, 15% से ग्रोथ होती है, तो आपके पास 7 करोड़ होते हैं। तो ज़िंदगी भर के आप 10,000 की SIP करोगे। इमेजिन कीजिए ना, आप अभी 25 के हो, राइट? तो 35 साल आपके पास बचे। हर महीना अगर आप 10,000 की SIP करते हो, 15% से ग्रोथ होती है, तो 7% होती है 30 साल में। और वही 35 साल में अराउंड 14-15 करोड़ हो जाएगी। और कितना आसान चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट। और प्रॉब्लम क्या है ना, रुकना किसको नहीं है। अभी मतलब अभी चाहिए मुझे। हाँ, तो यहाँ ही तो पैसा जाता है ना। ये बात को समझना है। पैसा बनने के लिए समय लगता है, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कम से कम मेरे 20 साल की मेहनत है। तो लोगों को लगता है अरे ये तो आसान है, ये खरीद लेता है, ऊपर जाता है, लॉस होता है, सहन कर लेता है, प्रॉफिट बड़ा होता है। और ये 20 साल में मैंने कितनी बार मैं गिरा हूँ, उससे मैं सीखा हूँ, कितनी बार मतलब टोटली डिप्रेस्ड रहा हूँ यार, ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये सब जर्नी से मैं निकल चुका हूँ। और लोगों को लगता है मैं उनको कुछ तो गुरु मंत्र दूँ और उनका पैसा बने, ऐसा नहीं होता। सपोज दैट कि एक बंदा जो एवरेज सैलरी इंडिया की है, हम्म, वो आप लेके चलो कि जो तुरंत पास आउट होते हैं कॉलेज से, उसके बाद वो जॉब स्टार्ट करते हम्म, हैं, 20,000 से 50,000 के बीच में रहता है। हम्म, तो अगर उनको पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टमेंट में जाना हम्म। हो, या वो चाहते हैं स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनकी पोर्टफोलियो कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? कितना म्यूचुअल फंड में, कितना बॉन्ड्स में, देखिए, कितना आई विल स्टॉक? टेल यू, हम्म, उनको म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। हम्म, बाद में जैसे ही उनकी समझ बढ़े तो उनको फिर धीरे धीरे करके स्टॉक्स में जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम लोग यंग होते हैं तो हम लोग हम्म, ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, हमको इतनी हम्म, समझ नहीं होती है। तब हमारे डिसीजन काफ़ी इरेशनल होते हैं। जो देखिए ना, आप जो 20 की एज में डिसीजन लेते हैं और जो 25 की एज में डिसीजन लेते हैं, और वही डिसीजन आप 30 की एज में लेते हैं, उसके अंदर बहुत अंतर होता है। बिकॉज आपकी साइकी चेंज होती रहती है। तो खास करके जो लोग नए शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है। 2-3 साल के बाद अगर उनको लगे समझ आ रही है, तो शुरुआत बहुत कम अमाउंट से करो स्टॉक्स में। इनकेस नुकसान हो, देखिए, साइकिल से गिरने का सबसे ज़्यादा चांस कब होता है? जब आप साइकिल सीख रहे हो। सीख रहे हो, तो एब्सोल्युटली। आपका इन्वेस्टमेंट में नुकसान का सबसे बड़ा चांस कब है? जब आप सीख रहे हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तब आपको केयरफुल रहना है। तब आप हम्म, एक क्या कर सकते हो, गिरने वाले तो हो ही, आप क्या कर सकते हो, स्पीड कम करके चला सकते हो। हम्म, स्कूटी सीखनी है तो 20-30 पे गिर जाओ, तो 20-30 पे गिर जाओ, ना कि 50-60 पे, राइट? हम्म, तो जब आप इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स में, डायरेक्ट इक्विटीज में पैसा लगा रहे हो, तो कम अमाउंट करके लो। ऐसा पैसा लगाओ, अगर वो लॉस होता है तो उससे मुझे फ़र्क नहीं होता, मुझे फ़र्क ना गिरे, हम्म, राइट? अगर सोचिए ना कि मेरी पूरी घर की FD ही 10-5 लाख रुपए की, और वो पूरे पैसे लगा देता हूँ और वो पूरे तब गवा तो देता हूँ, तो गैम्बलिंग हो उसके गई। साथ मेरा पूरा घर रास्ते पे आ जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो हमको भी समझना है, देखो आपको सीखना तो है, आपको लॉस करना ही पड़ेगा। मैं उसे लॉस नहीं बोलता, मैं ये मार्केट की फ़ीस है जो मार्केट आपसे ले रहा है। तो हमको एक करना है, हमको मार्केट को कम से कम फ़ीस देनी है। हम्म, तो आपको बहुत होशियार रहना, आपको बहुत सावधान रहना है इनिशियल स्टेजेस में। कम से कम पैसा लगाओ। आप लॉस भी छोटा करोगे, बस सीख बड़ी लोगे। और हम्म, उसके बाद आपका साइड बाय साइड म्यूचुअल फंड में, देखिए, पैसा बनाने के लिए समय लगता है। तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ मार्केट ऊपर जा रहा है, हम्म, अपॉर्च्युनिटी का लॉस हो रहा है। अब म्यूचुअल फंड में तो आपका पैसा ग्रो हो रहा है ना। जब हम्म, आपको समझ में आई, कम से कम आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपका जो पैसा लगा हुआ था वो भी ग्रो हो रहा था। और उसके साथ जब आपको लगे कि इक्विटीज़ में आपको समझ में आ रही है, आपके टेम्परामेंट को सूट हो रही है, आपके पर्सनैलिटी को सूट हो रही है, तब आप पैसा लगा सकते हो। डायरेक्ट इक्विटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन है आपके पर्सनैलिटी के साथ, आप किस टाइप के आदमी हो। अगर आप डर जाते हो, तो हम्म, आपके लिए ये नहीं है। इसमें क्या होता है, देखिए, मेरा एक फ्रेंड है, द मोमेंट उसको छोटा-मोटा लॉस हो गया ना, वो डर जाता है और वो बेच देता है। हाँ, अभी मैं हँसता था, पर बाद में मुझको समझ आया उसका पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है, कि उसको डर लगता है। अभी उसने कभी प्रॉफ़िट ही नहीं कमाया, तो जभी भी उसको प्रॉफ़िट आता है तो वो निकाल के ले लेता है, और मैं क्या रहता, अरे यार बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा ग्रो होएगा, मुझको लग रहा है और लंबे समय के लिए, बट मगर उसका इतना खराब एक्सपीरियंस था, जस्ट बिकॉज़ उसकी पर्सनैलिटी वो टाइप की है, वो 10-15% के लॉस ले लेता है और प्रॉफ़िट ले लेता है और लॉस बड़े-बड़े करता है। तो तो अगेन, रीज़न ये भी तो हो सकता है ना, वो एक्सपीरियंस के ऊपर, मतलब वो दे आर मेरे नॉट। इतना ही एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ही स्टॉक मार्केट की शुरुआत की। तो अगर उसका रिसर्च तगड़ा है तो फिर कैसे? रिसर्च, देखिए, यहाँ रिसर्च तगड़ा, आई मीन आई विल टेल यू, 20 साल के बाद वर्किंग एट अ टॉप ब्रोकिंग फर्म, मैं इतने लोगों से मिला हूँ कि मुझको समझ में आता है ये सबके बस का बात नहीं है। यू शुड बी पेशेंस नहीं ब्लेस्ड है। विथ पर्सनैलिटी ऑल्सो।
मतलब अच्छा। अभी मुझको मुझको ही कितने लोग बोलते हैं, अरे अब तक तू ये स्टॉक कैसे होल्ड कर रहा है? मतलब पैसा कमा रहा हूँ ना। कभी कभी उल्टे साइड में भी पड़ जाता है। हुँ, ऐसा नहीं है कि सब हुँ, अच्छा ही होता है, हुँ, बुरा भी हुँ, होता है। पर पर्सनालिटी के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिकॉज आई हैव सीन जो लोग डर जाते हैं हुँ, वो लोग इतना पैसा नहीं कमाते, और जो लोग का माइंड स्टेबल होता है, जिनका डायरेक्ट ये जो इनकम है उससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो हुँ, स्टॉक्स को अच्छी तरह हैंडल कर पाता है। अभी सोचिए कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट के पैसे से घर चलाएंगे, जब तक मार्केट तेजी में है तब तक सब ठीक चल रहा है, बट द मोमेंट मार्केट वोलेटाइल हो गया, अभी हुँ, उनका घर कैसे चलेगा? डेली हुँ, की इनकम तो बंद होगी अभी 3-4 हुँ, महीने में। तो हुँ, आप सोचिए ना, आप कैसे बिहेव करोगे? आप इरेशनली बिहेव करोगे, करेक्ट। बिकॉज़ आपका जो घर का खर्चा है ये इनकम के ऊपर डिपेंड है, हाँ, और ये इनकम जस्ट बिकॉज़ मार्केट नीचे है आपकी इनकम बंद होगी। तो ये भी बहुत मायने रखता है। अगर मेरी इनकम घर की, ये जो भी स्टॉक्स है इससे मेरा घर इस पे चलता नहीं है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कहाँ भी जान दूँ। ऑफ़ कोर्स फ़र्क गिरता है, हुँ, 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 पर डायरेक्ट फ़र्क नहीं गिर रहा है। 1 साल नीचे रहने दो ना, क्या फ़र्क गिरता है? मुझको पता है उसके बाद ऊपर आ जाएगा। अगर यही पैसे से आपका घर चलने वाला है तो ओह माय गॉड! फिर तो आप तो दिक्कत है, प्रॉब्लम में आ गए। बहुत बहुत ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम। ये सब फैक्टर्स आपकी इन्वेस्टिंग को अफ़ेक्ट करते हैं। तो आपको वही पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में जिसकी आपको 2-3 साल तक ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन प्रूडेंट हो जाता है, बेटर हो जाता है, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको 3 साल तक वो पैसा ही नहीं लगने वाला ही नहीं है। अगर आप आज स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, 3 महीने के बाद आपको लगने वाला है, हुँ, हम लोग सीधा बोलते हैं मत लगाओ। 3 महीने के बाद अगर वो पैसा आधा हो गया तो क्या करोगे? अगेन लिवरेज लेके पैसा लगाते हैं। दोस्त इनिशियली अच्छा प्रॉफिट होता है। यार ये तो ईज़ी है, हुँ। दोस्तों से पैसा लो, अच्छा, और कर्ज़ लेकर के फिर भाई इसमें घर-बार बिक जाता है आपका, मैं बोलता हूँ। तो ये सब डिसीजंस होते हैं ना, ये आपको सोच समझ के करने हैं, वरना आप पैसा जलाओगे। जब आप ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हो, लेवरेज को अवॉइड करते हो, आपके पास जो पैसा वही लगाते हो, मिनिमम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो, पेशेंस रखते हो, तो आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में कि लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे। कोई भी टिप्स अगर आप देना चाहो कि हिडन टिप्स अगर कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, प्लीज़ बताइए? देखिए म्यूचुअल फंड एक बहुत आसान प्रोडक्ट बनाया है, खास करके वो लोगों को जो डायरेक्ट इक्विटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे मैनेज करता है, हुँ, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। हुँ, फंड मैनेजर को हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है, हुँ, और आप इंडिया में जो अभी मंथली एसआईपी चल रही है, यानी हर महीने जो लोग पैसे लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, अराउंड 25 से 26 हज़ार करोड़ है। तो 25 से बहुत 26,000? हज़ार करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट लास्ट 30 साल ऑलमोस्ट हो गए म्यूचुअल फंड्स को। तो 30 साल में एक भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो डूबा है आज तक, ट्रैक रिकॉर्ड है। अब यही सामने आप बैंक को देख लीजिए, कितनी सारी आपको केसेस मिल जाएंगे जहाँ बैंक्स डूब गई, और बहुत लोगों को लगता है बैंक बहुत सेफ है, एफडी करना चाहिए। लोगों को ये पता नहीं, अगर आप 20 लाख रुपए लगते हो और अगर इनकेस बैंक डूब जाती है, तो आपका जो इंश्योरेंस होता है सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए होता है। ओह माय गॉड! बाकी के 15 लाख तो आपके चले गए। वो भी अभी ये जो बड़ा स्कैम हुआ उसके बाद, पहला ये अमाउंट सिर्फ 50,000 रुपीज़ थी। उस स्कैम के बात बाद, बढ़ाया है। हाँ, तो अगर आप 1 करोड़ लगा रहे हो तो पहले आपको सिर्फ गवर्नमेंट 50,000 रुपए देता था। अभी ये बढ़ा के 5 लाख रुपए किया गया है। मतलब आपका पॉइंट ये है कि मेरा सेविंग 1 करोड़ रुपए का था, बैंक बैंक बर्बाद हो एफडी गई। कर दिया आपने 1 करोड़ रुपए हाँ, का, बैंक मतलब डूब गया, डूब तो गया। आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के चले गए आपके। तो ये लोगों को बाकी के पता नहीं, पैसे कहाँ जाएँगे फिर? चले गए बैंक। तो यही तो हमको पता नहीं, यही तो हमको मालूम करना है। मतलब आपको मेरा पैसा तुम बैंक में तो रख के चला तुम गया। इंटरेस्ट कमा रहा था भाई। तो चला गया, हाँ, यही तो पॉइंट है ना, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी यहाँ पे ये कहता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए में सेटल कर दूँगा। अब यही रूल है, लोगों को लगता है बैंक सेफ, यही चीज़ हमको पता नहीं है, हमको किसने तो कहा ये सेफ है और हम लोग वो सेफ मान के जा रहे हैं। अभी आप जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके चेक करो, कितने सारे बैंक फ्रॉड कर रहे हैं। आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे, कौन से भी मुंबई के पुलिस स्टेशन में जाओ, हर एक पुलिस स्टेशन में कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये बैंक मैनेजर ने ये किया वो हुँ, किया। बैंक के खिलाफ कंप्लेंट मिलेगी। आप जाके म्यूचुअल फंड के खिलाफ कितने कंप्लेंट्स है वो फाइंड आउट करो। लोग आज ज़रा भी रिसर्च करने के लिए रेडी नहीं है। ये तो नोन फैक्ट है, आई मीन बैंक में आपको सिर्फ 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस आ रहा है। हाँ, तो आपके लिए राय ये हो सकती है, हर एक बैंक में 5-5 लाख रुपए लाख ही डिपॉज़िट रखो। करो, ताकि अगर ज़्यादा तो आपको पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। देखिए बैंक डूबना भी रेयर केस है, बहुत रेगुलेटेड हुआ हाँ, है। बहुत बट रेयर है। इन केस आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना बैंक्स और म्यूचुअल फंड का। आज तक कितने म्यूचुअल फंड डूबे और कितने बैंक्स डूबे? आपको स्कोर म्यूचुअल फंड का 0 है। मतलब कि
जो सेविंग है आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में डाल दो। आँख बंद अच्छा। करके नहीं बोलूँगा मैं, सोच समझ के करना चाहिए। हाँ मतलब पर वो बैंक जो लोगों को लग रहा है बैंक एफडी सेफ है, तो वैसा नहीं है। आपकी रिस्क है। अभी जो लोगों को पता नहीं, जो लोग 2-2 3-3 करोड़ की एफडी करते हैं उनको, और एक ही बैंक में करते हैं उनको, तो डेफ़िनेटली सोचना चाहिए। करोड़ों रुपए कोई बैंक में रखा हुआ है और वो बैंक बर्बाद हो गया और वो 5 लाख रुपए मुझे दे रहा है और गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कह रही है, वो बोल रही है कि ये इनफैक्ट पॉलिसी ये है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस दे रही है। जो अभी तो ये 5 लाख रुपए था, ये 50,000 रुपीज था 3-4 साल पहले। इसके अंदर मेरे दोस्त का जेन्युइनली 25 लाख रुपए फंसा है, उसने मेरे को बोला ये बात। अभी वो 25 लाख आज भी उसका फंसा हुआ ही है। वो मिलेगा भी नहीं। अभी और एक चीज बोलता हूँ, देखिए ना बैंक कितनी स्मार्ट होती है। आपका दोस्त आपको 20 साल के लिए लोन देगा कभी? कभी नहीं। नहीं। बैंक देती है आपको 20 साल के लिए लोन, बरोबर है? पर यही एफडी करने जाओ, वो 20 साल का एफडी कभी भी आपको प्रॉमिस नहीं करेंगे, 2-3 साल मैक्स। देख लीजिए आप। हाँ उसमें 6-7% का रिटर्न होता है। वो सिर्फ लोन आपको एफडी जहाँ से आपको पैसा मिलना है वो 2-3 साल के लिए, मगर लोन 20 साल तक दे रही है। क्यों ऐसा कर रही है? आपका सगा दोस्त भी इंटरेस्ट। आपको देता नहीं है, कि बैंक का वहाँ फायदा है। कॉमन सेंस है ना? हाँ इंटरेस्ट। पैसा दे रहे 20 साल के लिए दे रहे, जो कि आपका दोस्त ना करे। हम्म। बैंक आपको लोन देते 20 साल के लिए देती है, पर जब उनको आपको पैसा देना है, मतलब हम्म। जहाँ आपको उनको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक हम्म। 2 या 3 साल का ही एफडी कर सकते हैं, या 5 साल का। तो लोगों को सोचना चाहिए बैंक ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। एसआईपी लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करता है वेल्थ बनाने में? जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का ऐसे भी मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। देखिए, एसआईपी में एसआईपी खास करके डिज़ाइन किया गया है वो लोगों के लिए जिनकी मंथली इनकम होती है। लोगों के पास मंथली जब उनकी सैलरी आती है, एक छोटा सा अमाउंट 5-10-25 लाख 2 लाख रुपए, जिनकी जैसी इनकम होती है वैसी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें एडवांटेज क्या होता है कि मार्केट किधर भी रहे आपको उससे फ़र्क नहीं गिरता। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान से प्रे करो कि कम से कम 5 साल तक आपकी एसआईपी लॉस में रहे, तब आप बड़ा पैसा कमाओगे। लोगों को हम्म। लगता है कि वो एसआईपी कर रहे हैं, उनकी म्यूचुअल फंड की अमाउंट बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके लिए आपकी एसआईपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप सोचिए क्या होता है, अभी आप लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हो और आपको 10,000 यूनिट्स आ रहे हैं। अभी मार्केट गिर जाता है, तो आपकी 10 की जगह आपको 10,500 यूनिट्स आएंगे, 11,000 यूनिट्स आएंगे, बिकॉज आपकी लाख रुपए की एसआईपी है, मगर उसकी हम्म। एनएवी गिर गई। तो हम्म। आप क्या करो, ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हो। तो आप जितना ज़्यादा यूनिट्स करोगे, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बड़ा पैसा कमाओगे। तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं हमेशा प्रे करो कि मार्केट 3-4 साल नीचे रहे और आप मैक्सिमम पैसा धीरे धीरे करके डिप्लॉय करो, और उसके बाद जब मार्केट तेज़ी में आता है, तो जो पैसा बनता है 7-8 महीने में, 1-1.5 साल में बड़ा पैसा बनता है। तो हम्म। आप खुश मत रहिए कि आपकी एसआईपी तुरंत प्रॉफिट में, ये तो दिस आर नॉट गुड साइंस। इनफैक्ट मैं हमेशा खुद की एसआईपी पे भी प्रे करता हूँ कि मार्केट 2-3 साल नीचे रहे और धीरे धीरे करके मैं मैक्सिमम पैसा लगाऊं, तब मुझको ज़्यादा फायदा होगा ना। आप हम्म। कब सेल लगेगा तो आप खरीद लेते हो, हम्म। जब चीज़ें सस्ते में होगी। वही करना है हमको। अभी आप मॉल में जा रहे हो, 2,000 में एक शर्ट है, और बाद में सेल लगा है कि 2,000 में 2 शर्ट मिल रहे हैं, तो 2,000 में 2 शर्ट वाली डील अच्छी है ना। मार्केट हम्म। जब नीचे गिरता है तो बेसिकली सेल में होता है। तो हम्म। भगवान से ये प्रे करो कि प्रोवाइडेड आपने सही म्यूचुअल फंड चुने, आपकी एसआईपी लॉस में रहे 2-3 साल तक, हम्म। उसमें एक्चुअली आपका सबसे बड़ा फायदा है, ना कि प्रॉफिट में। और लॉन्ग टर्म में तो आपका पैसा बन के निकलता है। एसआईपी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं लोग? पेशेंस नहीं है लोगों में। उनको रिटर्न्स नहीं दिखे वो निकल जाते हैं, रिटर्न्स नहीं दिखे निकल जाते हैं। हाँ। अभी आपका और आपके वाइफ का झगड़ा हो गया, आप घर छोड़ के हाँ। जाओगे क्या? हाँ। 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 लॉन्ग टर्म रिलेशन है ना। आपको पेशेंस दिखाना चाहिए। हम्म। उनको हर एक को 1-1.5 साल में रिटर्न चाहिए। जब हम हमारे क्लाइंट्स को कहते हैं कि भगवान से प्रे करोगे 3-4 साल तक आप लॉस में रहो, तो अरे ऐसा क्या टेंशन में बोल रहे हो? आता है हाँ। ऐसे क्या बात करो, आप पैसा बना के देने वाले हो कि नहीं? उनके दिमाग में वो होता है, भाई मतलब क्या तुम बोल क्या रहे हो? तो जब मैं उनको कैलकुलेशन सुना, सर ये आपके लिए, तब आपका फायदा होगा। हाँ। हाँ। तो लोग क्या करते हैं ना, तुरंत उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनता है। कितने लोग थे जिनके 6-7 साल तक पैसे नहीं थे, और तुरंत। अभी मेरे ही एक फ्रेंड था, पैसा लगाया था 3 साल तक, अरे कुछ पैसा नहीं बन रहा था, बोले क्या है, बोला नहीं ज़रा पेशेंस रखो, और अचानक 6-7 महीने में अमाउंट इतनी ज़बरदस्त हो गई कि बहुत खुश हो गया। उसके पहले हर 2-3 महीने में मुझको मैसेज करके पूछने का, अभी 1 साल हो गया मुझको फ़ोन भी नहीं किया उसने। उसका पैसा बन रहा है, वो क्यों फ़ोन करेगा? तो वो घूमने के लिए, चक्कर घूमने के लिए समय लगता है, बट आपको क्या पेशेंटली वो चीज़ें करनी पड़ती है, राइट? फेलियर रिजल्ट नहीं दिखने के बाद आप तुरंत हम्म। निकल जाते हो। तो ये एक गलती लोग करते हैं, एसआईपी तुरंत रोक देते हैं। आई मीन
50% लोग जो SIP स्टार्ट करते 2 साल में SIP को रोक देते, और वो पैसे का क्या करते पता है, जाके घर खरीदते हैं। 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम्म। आप, तो आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? आप यंग हो तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और एक थीमेटिक फंड लेना चाहिए जो कि अग्रेसिव हो। अगर यही कोई बुजुर्ग आते हैं और मेरे से पूछते हैं तो उनके लिए हाइब्रिड फंड सही होगा। तो हम्म। इट डिपेंड्स ऑन एज, क्या है आपकी डिपेंडेंसी कितनी है आपके ऊपर, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है उसके ऊपर होता है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है तो आप अग्रेसिव खेलना चाहिए कम से कम 10-15 साल। तो मिड कैप, स्मॉल कैप जो कि एक वोलेटाइल सेक्टर, वोलेटाइल सेक्टर माना जाता है, जहाँ की उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। और लॉन्ग टर्म द मोमेंट आप 6-7 साल के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो मोटा मोटी वो सेफ हो जाता है। अगर हम्म। 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करो और आप स्मॉल कैप 2-3 साल के लिए पैसा लगा रहे हो, स्मॉल कैप में लगा रहे हो, तो दैट कैन बी अ डेंजरस स्ट्रैटेजी, बिकॉज चांसेस है स्मॉल कैप जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है और बढ़ता है तो भी हम्म। तेज़ी से गिरता है। तो ऐसा ना हो जब आपको पैसे की ज़रूरत हो आपका स्टॉक, आपका पोर्टफोलियो बहुत नीचे हो। तो ये डिपेंड करता है आप कितना समय के लिए पैसा लगा रहे हो, आपकी एज क्या है, आपकी हम्म। रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। ये सब चीज़ों को एनालाइज करके पैसा लगाना चाहिए, ना कि किसी मेरे फ्रेंड ने कहा। सबसे ज़्यादा पैसे किसे बनते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज स्मॉल कैप? कैप, मिड कैप में बनते हैं सबसे, बिकॉज वो एक ग्रोइंग स्टॉक्स होते हैं। जो उनका मानना ही क्या है कि जब हम लोग स्मॉल कैप की बात करते हैं तो हम्म। जो जो मेजर अलोकेशन होता है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में हम्म। होता है, और स्मॉल हम्म। कैप स्टॉक्स में सबसे ग्रोथ के चांसेस होते हैं। हम्म। वैसे ही वहाँ ही सबसे ज़्यादा लॉस के चांसेस होते हैं। हम्म। पर हम लोग को कहाँ ना कहाँ म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रिटर्न दिए। एक स्टॉक खरीदने से पहले मेन रिसर्च उसका क्या होना चाहिए, किस टॉपिक? प्रोमोटर, कंपनी के जो मालिक है उनकी नीयत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीयत अगर हम्म। खराब रहेगी ना, भले आप देखिए ना, अब किंगफिशर का चल रहा है, विजय माल्या का चल रहा है, कहाँ ना कहाँ ये प्रमोटर्स लोगों की नीयत बराबर नहीं थी जिस वजह से हम्म। स्टॉक नीचे गया, बराबर है ना। आज वो पॉडकास्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे रहे कि ये नौबत उन तक आनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज आप पर्सनल लाइफ में इतनी लाइविश लाइफस्टाइल जी रहे हो और आपके जो हम्म। एम्प्लॉयज़ है उनको देने के लिए आपके पास अगर सैलरी नहीं है, तो कहाँ ना कहाँ आपको, आपका कॉल है ना, हाँ हाँ, यू आर दैट नॉट इज नो रनिंग इट मिस्टेक, प्रॉपरली। हाँ। तो प्रोमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी को। जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर कौन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो करेक्ट। वैसे ही ये जो स्टॉक्स के ड्राइवर होते हैं प्रोमोटर होते हैं, तो अच्छे प्रोमोटर्स के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। स्टॉक खरीदने से पहले कौन से फाइनेंशियल इंडिकेटर चेक करते हैं आप? डेट टू इक्विटी रेशियो में हमेशा चेक करता हूँ। डेट से सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है कि हम्म। कर्जा कितना है, कंपनी कंपनी कितना लेवरेज लेके चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कर्जा ज़्यादा हो तो कंपनी खराब है, पर लेवरेज कितना है, बिकॉज जो 95% रीज़न देखे गए कंपनी को डूबने के लिए वो है ज़्यादा कर्जा। आप हम्म। विजय माल्या को देख लीजिए, आप जो जेट एयरवेज है उनके मालिक मालिक को देख लीजिए, और बहुत सारे लोग हैं, अनिल अंबानी को देख लीजिए, ये सब कर्जे में डूबे हैं। DHFL, इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया और जिस वजह से वो डूब गए। तो ये एक फैक्टर है जिसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, डेट टू इक्विटी रेशो। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो वो फैक्टर है। बाद में कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कॉम्बिनेशन होके एक्सपीरियंस के साथ हम लोग पैसा लगाते अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, हैं। तो कौन से स्टॉक चूज करते हैं और क्यों करते हैं? कौन सा स्टॉक डिपेंड्स, मेरे पास पैसे की अवेलेबिलिटी कब है तब कौन सा स्टॉक मेरे फेवर में है। बिकॉज आइडियली क्या होता है ना, जब हम्म। स्टॉक सेल पे होते हैं, यानी जब मार्केट गिरा होता है तब रेयरली हमारे पास पैसा होता है। तो हम्म। एक अभी एक स्टॉक देख रहा था मैं, डिस्क्लेमर के लिए स्टॉक को होल्ड करता हूँ मैं, अपार इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, स्टॉक कंपनी भी मुझे बढ़िया लग रही थी, पर हम्म। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगी थी और मेरे पास पैसा भी नहीं था। तो हम्म। अभी जब फॉल में ये स्टॉक 12,000 से 5,900, 5,500 ऐसा कुछ तो आया, तो मैंने अराउंड 6,000 पे इसकी बाइंग की जब मुझको लगा वैल्यूएशन ठीक है। तो मेरे पास पैसा कब अवेलेबल है, हम्म। स्टॉक मेरे रेंज में है, स्टॉक मेरे वैल्यूएशन के रेंज में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स भी देखते हैं कि भाई ये स्टॉक कितना दूर तक जा सकता है। बिकॉज ये सोच होती है कि अगर मैं एक स्टॉक बाय करूँ तो कम से कम 2-3 साल बेचूँ ना, बिकॉज हम्म। 2-3 साल के अंदर मैं अगर बेचता हूँ तो मेरा बड़ा पैसा नहीं बनता। मेरा बड़ा पैसा तब बनेगा जब मैं इसे लंबे समय के लिए होल्ड करता हूँ। तो यही सोच होती है कि मैं लंबे समय के लिए पैसा स्टॉक रखूँ। तो वो हिसाब से हम लोग स्टॉक भी ऐसा देखते हैं जहाँ मुझको लग हम्म। रहा है कि यार ये ग्रोथ ज़बरदस्त आ सकती है आने वाले दिनों में। तो जो
थीम है, जो सेक्टर है, इसके हम्म। ऊपर भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट। लार्ज कैप स्टॉक सेफ्टी और स्मॉल कैप में ग्रोथ के लिए कैसे बैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो को आप? लार्ज और मिड में जाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। म्यूचुअल फंड में लार्ज और मिड भी आता है। तो हम्म। मैं बंदा स्मॉल कैप वाला हूँ, बिकॉज बड़ा पैसा स्मॉल कैप में ही बनेगा, लार्ज कैप में नहीं बनेगा। लार्ज कैप सेफ्टी के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनकी एज 50+ है उनके लिए, जिनको स्टेबिलिटी चाहिए उनके लिए। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में। हम्म। अगर आपको स्टॉक के बारे में समझनी है तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड अच्छा रहेगा। हम्म। इसका मतलब ये नहीं पूरा पैसा या पूरा आपको SIP स्मॉल कैप फंड में करना है, बट एक अच्छा खासा अलोकेशन वो फंड के लिए करके रखना है। इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करते समय किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? ओवर वैल्यूएशन क्या होता है ना, कि जब मार्केट तेजी में होता है और हम्म। जब स्टॉक ऊपर जाते रहते हैं तो हमको एक गलत कॉन्फिडेंस आता है। हमको लगता है जो हम ही सही है, क्योंकि हम्म। जो मैं बाय कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है। उनको ये नहीं हम्म। पता कि वो मार्केट के वजह से ऊपर जा रहा है, उनके बाइंग की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है। हम्म। तो यहाँ हमको एक गलत कॉन्फिडेंस आता है। तो ओवर वैल्यूएशन बहुत बार क्या होता है ना, लोग आइडियली जो लोग मेरे पास आते हैं और जो अच्छा खासा लॉस करते हैं, वो हम्म। स्टॉक को बहुत हाई रेट पे बाई करते हैं। तो ये चीज़ से उनको लगता है ये ज़िंदगी भर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। पहले क्या होता है, नए नए लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं, तो बाई करते प्रॉफिट होता है, बाई करते प्रॉफिट होता है, और 2-3 महीने में लगता है यार अपन तो राकेश झुनझुन वाला है। हम्म। उनको गलत कॉन्फिडेंस आता है। अब ये ये आपको समझाने के लिए ना मैं आपको एक बम्बई की ना एग्जांपल देता हूँ। जूहू चौपाटी पे ना वो हम्म। गणपति विसर्जन होता है, तो हम्म। गधे के ऊपर है ना गणपति बाप्पा का ऐसा मूर्ति रखा रहता है। जब उसको लेके जाते हैं तो सब लोग देखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं। तो गधे को लगता है सब उसको नमस्कार कर रहे हैं। वो अच्छा। नमस्कार किसके लिए होता है? गणपति गणपति। बापा। तो गधे को लग रहा है सब इसको देखे। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ, उनकी वजह से मार्केट नहीं, आपकी हाँ, वजह से नहीं, प्रॉफिट हाँ। मार्केट की वजह से। और जब उल्टा गिर जाते हैं तो फिर उनको हम्म। समझ में नहीं आता और तब तक वो बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। बॉन्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि नहीं इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर? बॉन्ड्स वो लोगों के लिए जिनकी इनकम, जिनको 20-30 करोड़ है डिप्लॉय करने के लिए, उन्होंने अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, अच्छा खासा स्टॉक में लगाया, अच्छा खासा रियल एस्टेट में लगाया, अच्छा खासा गोल्ड में लगाया। उसके बावजूद अगर उनके पास 20-30 करोड़ बचे रहे, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको हम्म। टैक्सेशन का एडवांटेज लेना है, तो उनके लिए बॉन्ड्स है। बिकॉज बॉन्ड्स आर लाइक वेरी सेफ, और जब आप बड़ा पैसा लगाओगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। या उनके लिए जिनकी उम्र 60+ है। क्या बॉन्ड्स इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है या अगर ये सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए होता है? कैपिटल प्रोटेक्शन का मेन फोकस होता है। इन्फ्लेशन देखिए ना, अभी आप हम्म। FD में कर रहे हो तो आप FD में तो नुकसान खा रहे हो ना। आपको हम्म। FD में 6% मिल रहा है, रियल इन्फ्लेशन अराउंड 7-7.5% है। तो आप अगर आप टैक्स दे रहे हो और 20% के ब्रैकेट में आ रहे हो, तो 6% पे 1.2% आपका ऑलरेडी गया, मतलब आपका कितना बचा? 4.8। 4.8 में अगर 6.5 या 7% का इन्फ्लेशन है तो आपका पैसा तो कट रहा है FD के इंटरेस्ट में। FD में हम्म। तो लॉस हो रहा है, मतलब 6%। अभी आपने 10 लाख रुपए लगाया तो आपको हम्म। साल का ब्याज कितना मिलेगा? अराउंड 60,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। बराबर है। आप 20% के ब्रैकेट में हो, आपको 20% देना है, बराबर है। तो हम्म। 60,000 के ऊपर 20% कितना हो गया? हम्म। अराउंड 12,000 रुपये। हाँ, 12,000। तो आपके पास बचे कितने? 48,000 बचे। 60,000 में के 48 12,000 गए, 48,000। 48,000 बचे। इन्फ्लेशन 7% पे, हम्म। मतलब महंगाई 7% से बढ़ रही है। यानी करेक्ट। महंगाई 70,000 से हर समय बढ़ रही है, और आपके हाथ में टैक्स वेट कट के कितना आ रहा है? 48,000। 48,000 तो आपको रुपीज़। कितने का लॉस है आप देख लीजिए। बॉन्ड्स में अगर पोर्टफोलियो रखना है, हम्म। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से बॉन्ड्स परचेज किया जा सकता है रेगुलर बेसिस बहुत पे? सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सब कैन यू जो नेम? रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ से आप कर सकते हो। प्लस बॉन्ड जब आप बाय करते हो तो उनकी जो रेटिंग है वो दिखनी चाहिए, AAA+ है, AA है। बिकॉज जो जितना ज़्यादा रिस्की बॉन्ड होता है उसकी रेटिंग उतनी कम होती है और वो ब्याज बहुत ज़्यादा देते हैं। तो हम्म। बहुत लोग यहाँ फंस जाते हैं, उनको लगता है यार ये बॉन्ड है बहुत बढ़िया ब्याज दे रहा है। हम्म। तो बहुत बढ़िया ब्याज क्यों दे रहा है? क्योंकि इनकी रेटिंग कम है, उनके एसेट रिस्की यहाँ है, तो वो डूबने के अभी जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ वो क्या हुआ? हम्म। बेसिकली ये बॉन्ड के इसमें हुआ ना। हम्म। इन्होंने जो पैसा लगाया था, इतने सड़े हुए एसेट्स में लगाया था US में, हम्म। जिस वजह से ये पूरा क्राइसिस आया और जिसका प्रॉब्लम पूरी दुनिया के ऊपर आया। हम्म। तो आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको वहाँ केयरफुल रहना है, खास करके बॉन्ड्स में। उनकी रेटिंग भी हमको देखनी है। ऑफकोर्स रेटिंग में भी मैनिपुलेशन होता है, तो रेटिंग देख के ही हमको बॉन्ड्स में पैसा लगाना है।
कोई बंदा अगर रिटायरमेंट के करीब है तो आप बॉन्ड्स के लिए आप कैसे रेकमेंड एस करेंगे उसे? डब्ल्यू पी कीजिए ना म्यूचुअल फंड में। अभी आप हाँ। क्या करते हो, देखिए रिटायरमेंट के पास अभी आपके पास समझिए ना 2 करोड़ आ गए आपके रिटायरमेंट के। अभी आप एफडी करोगे या हम्म, बॉन्ड करोगे? एफडी करोगे तो 2 करोड़ के ऊपर आपको साल के कितने मिल जाएंगे, अराउंड 6%, 6-12 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। एस डब्ल्यू पी करके इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है जहां आपको अगर 2 करोड़ लगाते हो तो नहीं नहीं करके महीने में आपको हर महीना 50 to 60 थाउजेंड की मंथली इनकम मिल जाएगी लाइफ तक। प्लस ये जो अमाउंट है ये ग्रो भी होगी। एफडी करते तो क्या होता है, हम लोग वो पैसा जो विड्रॉ करते हैं इंटरेस्ट का, बाकी हम्म, का जो मुद्दल हम्म, है प्रिंसिपल है वो वैसे का वैसे रह जाता है ना। अगर आपको 2 करोड़ आपने लगाए और हम्म, उसके ऊपर आपको 6% मिल गए, यानी बारह एक 12 लाख बारह रुपए मिल लाख गए, तो अगर आप 12 लाख विड्रॉ करते हो 2 करोड़ वैसे ही रह जाते। मगर हम्म, एस डब्ल्यू पी में आप 12 लाख धीरे धीरे करके हर महीना विड्रॉ भी करोगे पेंशन के थ्रू, हम्म, और जो 2 करोड़ है वो भी ग्रो हो रहे हैं। बिकॉज अच्छा, आप विड्रॉ कर रहे हैं 6% पे, 6% पे पर वो जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रो हो रहा है 9 या 10% पे। 10%। तो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया वेल्थ मिलती है, आपकी लाइफ लॉन्ग पेंशन चालू हो जाती है, टेंशन नहीं है। तो ये सब में क्यों गिरना है, इतने ज़बरदस्त प्लान बनाए। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं इसके बारे में। आज भी लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे। कितने रिटायर्ड लोग घर लेते ताकि उनको रेगुलर इनकम मिले इन्फ्लेशन से बचने के लिए। तो अभी हम्म, घर लेते हो तो मेंटेनेंस है, आपके ब्रोकर को पैसा देना है, आपको घर का रिपेयर्स देखना है, बहुत सारे खर्चे रहते हैं। उससे चाहे एस डब्ल्यू पी कीजिए, एस डब्ल्यू पी बेस्ट कंसेप्ट। जैसे कि इंडिया में तो इन्वेस्ट हम लोग कर ही रहे हैं, राइट? इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और ऐसे बहुत सारे कंट्री जिस पे डिपेंडेंसी इंडिया की है, राइट? तो जैसे जो इंडिया 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 से अदर अदर कंट्री को लेते हैं, जैसे कि सुपर पावर जो है, चाइना हो गया, यूएस हो गया, तो इकोनॉमी हमसे कहीं ज़्यादा, हमारी कंट्री से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग उनकी कंट्री है, राइट? और वहाँ पे जो टेक कंपनीज हैं, जैसे एप्पल लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लेते हैं, ऐसी कितनी कंपनीज हैं, एनवीडिया वगैरह हो गया। तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन होता है कि इन्वेस्ट तो करना चाहिए यार, ये कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और उनका एक इतिहास है, राइट? तो पॉइंट मेरा ये है कि ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्ट करना हो एक इन्वेस्टर को, तो कितना इम्पैक्टफुल होता है वो? सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है आज की डेट में इन्वेस्ट करना है वो इंडिया हम्म। है, यूएस सब के। इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया, आज। और हमको क्यों बाहर जाना है, आपको मैं बोलता हाँ, हूँ, देखिए हाँ, हाँ, जितनी हाँ, बड़ी कंपनी होती है, भी हाँ, रिलायंस बड़ी हाँ, कंपनी है, बहुत हाँ, बड़ी, हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ, अगर उसको डबल होना है तो उसको बहुत समय लगेगा। बहुत बड़ी कंपनी है। हम्म, एग्जाम्पल के लिए 20 लाख करोड़ की कंपनी है, तो हम्म, उसको 40 लाख करोड़ होना है, मतलब बहुत बड़ा फिगर है। पर यही एक 5,000 करोड़ की कंपनी, आईटी की कंपनी, उसको 20-25 हज़ार करोड़ होने में ज़्यादा टाइम समय नहीं लगता, क्योंकि उनके पास बैंडविड्थ बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा इसीलिए है। हम लोग छोटे कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो जितना बड़ा देश होता है उतनी ग्रोथ छोटी होती है। आज के डेट में यूएस की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 2.53%। चाइना के तो नंबर्स के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो हम्म, जितना बड़ा ग्रोथ होती है, जितना बड़ा देश होता है, उतनी ग्रोथ उतनी स्लो हो जाती है। तो आपको हमेशा छोटे, इसीलिए तो हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कंपनीज में ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। एनवीडिया और आज बहुत चांसेस बढ़िया ज़्यादा है। कमाने के यहीं पे होते हैं। एनवीडिया, अभी आपको मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, आज तक की जो सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट हुई वो टेंसेंट करके कंपनी में हुई थी। नैस्पर करके एक हम्म, फर्म था, साउथ अफ्रीकन कंपनी थी जो इन्वेस्ट करती है, हम्म, राइट। पी इक्विटी है जो कंपनी थी। तो टेंसेंट वही है जो वी चैट वगैरह, ये इनकी कंपनी है। अच्छा, तो आपको पता नहीं होगा, 2001-2000 के आसपास इन्होंने $33 मिलियन या $35 मिलियन टेंसेंट में इन्वेस्ट करके 46% का स्टेक लिया था। 46% का 33 मिलियन, मतलब आज के डेट में अराउंड 260-280 करोड़, बराबर है। ठीक है। 217, 2017 तक ये जो 265 करोड़ से इन्वेस्ट किए थे, या 33 मिलियन 35 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, इसकी वैल्यू कितनी हुई रहेगी, मैं आपको पूछ रहा हूँ, अंदाज लगाइए कितनी हुई रहेगी। बिलियन में तो चला ही गया होगा। नहीं, नहीं, डबल कर देते हैं। 175 बिलियन। ओह माय गॉड, तो आप बहुत जाके ज़्यादा। चेक कर लो। उन्होंने 265 करोड़ से इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 14.5 लाख करोड़। 14.5 लाख करोड़। 2021-22 का गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन पूरे साल का 14 लाख करोड़ का है। टेंशन बहुत छोटी कंपनी थी और आज तक बोला जा रहा है ये हिस्ट्री में इससे बढ़िया रिटर्न्स नहीं मिले। इनफैक्ट साउथ अफ्रीकन स्टॉक एक्सचेंज पे ये मोस्ट वैल्यूड कंपनी थी नैस्पर। इतनी जबर, एक ही कंपनी में इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट उनको मिला। तो ये होता है जब आप छोटी कंपनी में,
अभी एनवीडिया में आप पैसा लगाओगे, ये नहीं कि दुगना तिगना नहीं होगा, पर ये वाले रिटर्न्स नहीं मिलेंगे रिटर्न ना। नहीं मिलेंगे जो 265 करोड़ से 14 लाख करोड़, 14.5 लाख करोड़, आप समझ रहे हो? 14.5 लाख 2021-22 में मोदी जी ने पूरे साल में जीएसटी के थ्रू कलेक्ट किए थे। हाँ, 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 ये हाँ, ग्रोथ तो आपको नहीं मिलेगी ना। नहीं मिलेगा। तो करेक्ट। छोटा कंपनी, इसीलिए जो इंडिया में आपको पैसा, इसीलिए मैं इंडिया के बाहर पैसा लगाता ही नहीं। इंडिया में पूरी बहुत दुनिया के पोटेंशियल है भी इंडिया। बहुत ज्यादा। अभी कितना 75,000 सेंसेक्स है। 2030 तक तो रामदेव अग्रवाल जी ने बोला ये 1.5 लाख हो जाएगा, उसके आगे तो उन लोग बोल रहे हैं कि 3 सवा 3, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जो छोटी कंपनी से वो 10-10 15-15 गुना हो जाएंगी इतने टाइम में। तो जब यहाँ घर का खाना इतना स्वादिष्ट है तो बाहर क्यों जाना? बाहर क्यों जाना? जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग कहते हैं कि जैसे ही मार्केट गिरता है उसमें परचेज कर लो, तो रिटर्न कमाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डू यू बिलीव इन इट? ऑफ कोर्स, बट क्या है ना कि वो कहता है ना कि व्हेन द ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट, ब्लड मतलब खून खराब हो खून गया अभी, खराब हो रहा है। पर हिम्मत कहाँ से आएगी आपको? तब हिम्मत नहीं होती। देखिए ये सुनने के लिए हाइंडसाइट में बहुत अच्छा लगता है, अरे गिरा था बाई करना, तब आप क्या कर रहे थे? डर बहुत लगता है, पर एक्चुअली दैट इज अ वे टू गो। बट अगेन प्रोवाइडेड क्वालिटी कंपनीज में बाई करना है। बहुत एक्चुअली पैसा ना मंदी में पैसा लगाने से ही पैसा बनता है। इसीलिए तो मैंने कहा एसआईपी आपकी लॉस में रहनी चाहिए। तो वो जब आप मंदी में पैसा लगाते हो तो बड़ा पैसा बनता है, तेजी में छोटा बनता है। मगर लोग वो छोटे पैसे से बहुत खुश हो जाते हैं। असली पैसा कमाना है, मंदी में पैसा लगाओ। जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो हाफ हो गए थे। अरे आप 6 महीने में तो पूरी रिकवरी हो गई ना। 6 महीने में उनकी रिटर्न 100% हाँ, हो तो मैं गए। आ रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा हूँ। तो जैसे उस समय तो स्टॉक पूरी तरीके से गिर गया था। क्या रिटर्न मिला उस समय? कोई ऐसा स्टॉक जहाँ पे इन्वेस्ट किया हो और रिटर्न बहुत ही तगड़ा मिला हो 6 महीने में? बहुत सारे थे, पर उसके बाद मैंने मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्स किया। तब जरा पैनिक भी था, मैं भी डरा हुआ सिचुएशन था। बहुत, हाँ। बिकॉज देखिए ये सिचुएशन कभी आई नहीं थी। हाँ, पता ही अभी नहीं था कब आपको खुलने आपको वाला है। चलने, नहीं ये दुनिया रहने वाली क्या नहीं रहने वाली वो भी डाउट थी, राइट? हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अगर मैं हाँ, बोलूंगा मैं डरा हुआ नहीं था तो ये गलत है। मैं डरा हुआ था। हाँ, 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 पहली तो अपनी जिंदगी के लिए डरा हुआ था, बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये क्या चल क्या रहा है? पर अगर आप ये जो रिसेंट फॉल है उसके अंदर मैं ज़रा भी डरा हुआ नहीं था। तब मैं डरा हुआ था, पर तभी आपको जिगर करके फैसला करना होता। तो बहुत सारे मेरे जो स्टॉक्स थे, मैंने कोविड में अच्छा खासा पैसा कमा के निकला। पर एक गलती हो गई कि यार बहुत सारे स्टॉक्स अगर होल्ड करता था तो आज 30-35 गुना मैं पैसा कमाता था। डिक्सन उसमें का एक एग्जाम्पल है, जिसे मैंने बेच दिया और मैंने 1600 पे लेके 2-2.5 हज़ार में बेच दिया। और बाद में आज वो स्टॉक नहीं करके, अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन को बाजू में निकालते हो तो नहीं करके आज वो 40-50 हज़ार रुपये का रेट होना चाहिए था उसका। ओह माय गॉड। कॉर्पोरेट एक्शन का ऑफकोर्स उसका रेट कम है बिकॉज उसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुई। तो ये गलतियाँ हुई है, जो गलतियों को मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ और वो गलतियाँ मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करते समय सपोज दैट कि मेरे पास आज महीने का 5,000 रुपये हैं, तो मैं ये 5 शेयर से स्टार्ट करना चाहूँ, तो आप अगर किसी न्यू कमर को अगर टिप्स देना चाहो कि 5 शेयर कैसे इन्वेस्ट करना है, तो क्या दोगे आप? पहले तो 5 शेयर अच्छी कंपनीज ढूंढिए, उसके लिए ज़रा तो रिसर्च करना पड़ेगा। प्लस आप अलग अलग सेक्टर से चुनिए। बहुत बार क्या होता है कि डिफेंस में तेजी है, रेलवे में तेजी है, या पीएसयू सेक्टर में तेजी है, तो सब लोग वही सेक्टर के स्टॉक्स बाय करते हैं। और जब वहाँ मंदी आ जाती है तो पूरा पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है और उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो उनके लिए एडवाइस है कि अलग अलग सेक्टर चुनिए, अलग अलग कंपनीज चुनिए। तो वहाँ सेफ्टी, जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, जब आप नए होते हो, तो वहाँ एक सेफ्टी बन जाती है। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनियाँ चुनिए। जैसे कि अगर आप स्विगी या जोमेटो को चुन रहे हो, एक ई कॉमर्स का सेक्टर हो गया। आप केमिकल में एक स्टॉक ढूंढ रहे हो, बैंकिंग में एक स्टॉक ढूंढ रहे हो, डिफेंस में एक स्टॉक ढूंढ रहे हो। ना कि आप सब कुछ एक ही जगह लगा रहे हो। जब तेजी होती है तो बड़ा पैसा बनता है, जब मंदी हो जाती है तो पैसा आधा हो जाता है। तो ये चक्कर में नहीं फंसना है। तो अलग अलग सेक्टर्स को चुनना है, अच्छी कंपनियों में निवेश करो, पैसा कम बने चलेगा, आपको सीखना है। बिकॉज आपको कम से कम अगर स्टॉक मार्केट में जेन्युइनली पैसा कमाना है तो 5 से 10 साल तो मिनिमम सीखने को देने, जहाँ आपको पैसा कमाने के ऊपर फोकस ही नहीं करना है। अगर आप पैसा कमाने जाओगे तो पैसा तो कभी कमा ही नहीं पाओगे। आपको फोकस, जिंदगी के हम लोग 16-17 साल पढ़ाई करते, बाद में हमको जाके 15-20 हज़ार की नौकरी मिलती है। तो आप क्या उम्मीद लेके आते हो कि आपको पहले ही 1-2 साल में शेयर बाजार में बड़ा प्रॉफिट बड़ा मिले? प्रॉफिट। सोच ही गलत है ना हमारी। सोच ही गलत। सपोज दैट कि मैंने अभी स्टार्ट किया, तो इतना नॉलेज नहीं होता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे समझना है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, आपको बताना हो कि चलो इस तरह के स्टॉक में डाल दो, तो वो किस तरह का? स्टॉक में नहीं डालो, म्यूचुअल फंड में डालो। म्यूचुअल फंड में डाल दो। कंपनी से 5 टिप्स दे दो, कंपनी के नाम आप। देखिए अभी अगर लगाना हो मुझे
वो देखिए, किसमें अगर डालूँ? मुझको लगाना है अभी तो अगेन देखिए टिप्स देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट बहुत डायनामिक है। हाँ, तो बहुत चेंज होते रहते हैं। अगर आप मैं अभी पूछूँ क्या अभी बारिश हो रही है तो आप बोलोगे हाँ बारिश हो रही है। कल बारिश होगी तो आपको पता नहीं है, हाँ, परसों बारिश होगी पता हुँ, नहीं है। ये बहुत डायनामिक है। तो टिप हुँ, देना यहाँ बहुत गलत हो जाता है बिकॉज़ वो लोग वो चीज़ को पकड़ लेते हैं और बाद में जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो करते नहीं है। हुँ, 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 तो हुँ, रिक्वायर्ड चेंजेस उसको मॉनिटर करना आपके पोर्टफोलियो को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडियली जो लोग शुरुआत कर रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे 3 हुँ, सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो बेस्ट रहेगा। थीमेटिक अवॉइड करो बिकॉज़ उसके लिए स्पेशलाइज़्ड नॉलेज लगता है। वहाँ हुँ, पैसा बड़ा बनता है मगर जहाँ पैसा बड़ा बनता है वहाँ रिस्क भी बड़ी होती है। बहुत तो बढ़िया। आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको गाइड करे। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप लेके चल सकते हो। आप अगर 30-33% भी इक्वल हाँ, एलोकेशन करते हो तो भी बढ़िया होगा। फाइनेंस एजुकेशन से रिलेटेड कोई मिथ इंडिया में जो है, कि मेरा कोर्स खरीदो फटाफट पैसा बनेगा। किस तरह के स्कैम्स जो हैं इस फील्ड में चल रहे हैं अभी? सब लोग कोविड के बाद सब सब इन्फ्लुएंसर लोग आ गए। अभी कितने लोगों को मैं देखता हूँ लोगों को एडवाइस करते, जो लोगों ने कभी अपने अकाउंट में 20-25 लाख का टोटल पोर्टफोलियो नहीं है, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं और लोगों को सामने 20-25 लाख का लॉस हो रहा है। अभी उसका वो उसको देखिए जब मैं बड़ा लॉस करता हूँ, जब मेरा 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो डाउन होता, कितना बड़ा पोर्टफोलियो आपका है? बता ही दो आप। ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी अभी फिर साढ़े भी साढ़े 5-6 करोड़ का है, उसमें के 2 अच्छा, करोड़ तो 3-4 महीने में ही नीचे आ गए थे। अच्छा। तो जब मुझे 2 करोड़ सॉरी 5-6 करोड़ में 2 करोड़ नीचे आ गया? तो बिकॉज़ मेरा स्टॉक्स उतने वॉलेटाइल है, मैं उतने स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा है, तो उतने हुँ, नीचे भी आ जाते हैं तेज़ी ओह से। माय गॉड! जब 2 करोड़ नीचे आता है, तो मुझे पता है कि जिसका 5 या 10 लाख का नुकसान हुआ है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, भाई हुँ, ओके होता है। हुँ, जब आपको 50,000 का लॉस हो रहा है और सामने आपने जिसको राय दी है उसको 20-25 का लॉस होता है, तो हुँ, आपको उसकी इंटेंसिटी पता है, आपको नहीं पता है ना? नहीं तो पता। ये सब के लिए एक्सपीरियंस लगता है। जब मैं 20 साल मार्केट में रहा हूँ, ये सब मैंने मार्केट में लोअर सर्किट, अपर सर्किट सब देख चुका हूँ। और ये हुँ, जो नए लोग आए हैं, उन्होंने मार्केट को कुछ देखा नहीं है। देखिए, जब तेज़ी में चलती है तो सब शेर हुँ, सवा शेर शेष होती है। जब नीचे गिरता है तब आपको रियलिटी पता चलता है। आप आपका दिमाग स्टेबल नहीं हुँ, होता है। हुँ, हुँ, आप क्या हुँ, करोगे जब आप जो लोगों को एडवाइस कर रहे हो उनको 20-20 लाख का या 2-2 3-3 लाख का लॉस हो रहा है और आपने खुद ने 20 आपको खुद को 20-25 हज़ार का लॉस हो रहा है। तो सामने जिनको 20-25 लाख का लॉस हो रहा है उनको आप कैसे एडवाइस करोगे? वही हुँ, लॉस अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपका दिमाग जगह पे रहेगा। हुँ, उसके लिए हुँ, एक्सपीरियंस लगता है ना। एक्सपीरियंस लगता और पहला सवाल आप खुद उतना पैसा लगा रहे होगे जितना लोगों को बोल रहे हो। है। ज्ञान तो दे रहे हो आप, लेकिन इनका इनका पैसा रियल एस्टेट में होगा, इनका पैसा म्यूचुअल फंड में होगा, स्टॉक्स में नहीं होगा। क्यों नहीं हाँ, होगा? क्योंकि इनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ज्ञान ये दे रहे हैं पूरा। ये प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जब से देखिए कोविड के बाद सब लोग स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन गए। हाँ, स्टॉक मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सपीरियंस। मैंने मार्केट में लोअर सर्किट देखा है, सब प्राइम क्राइसिस का क्या हुँ, होता है देखा है, लोगों के घर उजड़ते हुए देखे। इससे मैं भी सीखा हूँ। लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, जान पहचान वालों को करते हुए देखा है। तो उन्होंने क्या क्या गलती की है, ये चीज़ों से हमको दूर रहना है। ये चीज़ जो क्लाइंट आते हैं उनको बोलना है ये सब चीज़ें अवॉइड करो, अगर आप ये करोगे तो यहाँ यहाँ आप फंस सकते हो। इसे एक्सपीरियंस कहा जाता है ना। हुँ, हुँ, या जस्ट हुँ, आपको बात करने के लिए अच्छा आता है, एक स्टॉक का नाम दो। मैं सिंपल बोलता हूँ, आप जब स्टॉक का नाम देते हो तो आपके खुद के पोर्टफोलियो में है क्या वो? सबसे बड़ी बात वो है ना। हुँ, अगर हुँ। आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप क्यों ज्ञान पेल रहे हो? मत करो ना वो। हाँ, बिकॉज़ देखिए आपका सुन के जस्ट बिकॉज़ आपका प्रेज़ेंटेशन अच्छा है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लोग आपको पसंद करते, सुनते हैं, उसके साथ एक ज़िम्मेदारी आती है कि लोगों का पैसा हमको सँभालना है। हाँ, हाँ, अब हाँ। मैं क्यों आप अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ हुँ, और उससे भी डर लग रहा है तो एफडी करो। हुँ, हुँ, मतलब फो कुछ तो रिटर्न आ ही जाएगा। फ़ोकस क्या प्रोटेक्शन के ऊपर। आपको कुछ पता नहीं है, आपने कभी हार्डली इन्होंने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। हुँ, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 टू 20% ऑफ टोटल उनका जो एसेट है। मेरा पूरा एसेट का 99% स्टॉक मार्केट में ही है। हुँ, ये मेरा धंधा है ना, मेरा काम है ये। आप बोलोगे आपको मैंने क्या बोला, मेरा घर है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हुँ, मेरा रहने का घर है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वही रहने का घर है, मेरा पूरा पैसा स्टॉक में बिकॉज़ मेरे लिए ये बड़ा बिज़नेस है। मुझे ये जो जब शेयर बाज़ार में पैसा लगाता हूँ, ये मेरे लिए बिज़नेस है, जो लॉन्ग टर्म में मुझको रिटर्न जनरेट करके देगा। हुँ, हुँ, और मैं जहाँ बात करता हूँ, मेरे जो मैं स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, मेरा पैसा वहाँ लगा रहता है। तो जब स्टॉक अभी मेरे
जो फॉलोअर्स है उनको पता है यार इसका प्रोटीन लॉस में, इसका स्विगी लॉस में, बहुत बार पूछते हैं, हम्म। अरे चिढ़ाने के लिए भी पूछते हैं, क्या सर क्या हो गया लॉस में, अरे जो प्रॉफिट में है वो भी तो देखो। वही तो देखो। तो वांदा नहीं है अगर हाँ। उनको छेड़ निकालनी है तो, और ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 8 में से 2 स्टॉक लॉस में, फेर हम्म। इनफ, बाकी के तो प्रॉफिट में और अच्छे खासे प्रॉफिट में। आपका पोर्टफोलियो आपने कैसे डाइवर्सिफाई करके रखा है? कितने परसेंट स्टॉक में है, म्यूचुअल फंड में है और बॉन्ड्स में है? देखिए अभी मैंने म्यूचुअल फंड में बहुत पहले से इन्वेस्ट किया करना शुरू कर दिया था। हाँ। अगर अभी देखिए, पहले मैंने मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग की, जब मुझे लगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग से म्यूचुअल फंड के थ्रू की, जब मेरी सेफ्टी हुई, जब मुझको लगा भी मेरे पास और एक्सेस पैसा है तो मैं म्यूचुअल फंड में अपना स्टॉक्स में लगाना चाहिए, तो फिर मैं वैसे भी डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वॉल्व था, मगर बाद में फिर मैंने इक्विटीज़ में पैसा बढ़ाते गया। तो पहले मैंने मेरी सेफ्टी के लिए प्लानिंग की, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट इक्विटीज़ में फोकस किया। इनकेस अगर मेरे डायरेक्ट इक्विटीज़ में टोटल लॉस होता है तो भी मुझको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा बन रहा है। फिर कैसे, कितने परसेंट कैसे डाइवर्सिफाई किया आपने? अभी देखिए अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट अभी मेरा 25 to 30% म्यूचुअल फंड में और बाकी का इक्विटीज़ में। बॉन्ड्स वगैरह पे आप इन्वेस्ट नहीं नहीं करते? नहीं नहीं, बॉन्ड्स में पैसा थोड़ी बर्बाद करना है, मेरी उम्र थोड़ी हो गई है। अच्छा। तो अच्छा, वो कब इन्वेस्ट करेंगे? आफ्टर वो 50? बुढ़ापे में देखेंगे, 60s में देखेंगे। पर अच्छा। मुझको लगता नहीं आई वुड एवर गो टुवर्ड्स बॉन्ड, क्योंकि देखिए ना बचपन से यही चीज़ करते आ रहा हूँ, मतलब जब से चीज़ें समझिए फिनांस के बारे में, हाँ। तो अब मुझको नहीं लगता कि 80s में भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा। बहुत ज़्यादा वैसा होगा अगर समझ में नहीं आ रहा है, छुपाने नहीं हो रहा, ड्रॉवर में से पैसा ऐसा बाहर गिर रहा है, तो हाँ। बॉन्ड्स के बारे में सोचूंगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर लोग, वो व्हाट्सएप पे ज्ञान बांट रहे हैं। वो ग्रुप ज्वाइन पैसा नहीं करो। कमा रहे इसके लिए बांट रहे हैं ना। हाँ। अगर आपके पास कोई ट्रिक होती जिससे आप सक्सेसफुल होते, आप दुनिया को बताते। हाँ वही, ये ग्रुप ज्वाइन करो व्हाट्सएप का, मैं वहाँ पे फ्री टिप्स दूंगा। वहाँ पे स्टॉक का नेम देते हैं। वो एक एक हाँ। एक बाद में तुरंत अपना ये पैकेज भेजते हैं। हाँ, ये खरीद लो फिर उसके बाद ही। वो करना अलाउड नहीं है बेसिकली, ये सेबी के रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। आप हाँ। अगर रजिस्टर्ड, आप सर्टिफाइड रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन है आपका, हम्म। रिसर्च एनालिस्ट हो और आपका रजिस्टर हो सेबी के साथ, तो ये आप हम्म। कर सकते हो। अभी मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं, मैंने कैंसिल किया था, वो मैंने सरेंडर किया, तो हम्म। टेक्निकली मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन है सेबी के साथ तो मैं लोगों से पैसा ले सकता हूँ, उसके भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होता है, जिस वजह हम्म। से मैंने सरेंडर किया। हम्म। मुझको उसमें नहीं करना, तो आप सीधा लोगों को टिप नहीं दे सकते। अगर आपको, जैसे आप ब्रोकरेज फर्म अगर चला रहे हो आप, हम्म। तो एक ब्रोकरेज फर्म कैसे ऑपरेट करता है? और अगर किसी को जुड़ना है ब्रोकरेज फर्म से। ब्रोकिंग फर्म में अभी बिजनेस नहीं करा है, जब से ये दलाली इन लोग ने 20 रुपया फ्लैट कर दिया, अभी इसमें अंदर क्या करोगे आप? बीस अच्छा। रुपए में आप क्या मतलब खाएगा क्या और नहाएगा क्या, ऐसा हो गया है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसमें अभी बिजनेस में नहीं रहा, ये बहुत लुक्रेटिव बिजनेस था हम्म। 2010 तक। बाद में कामत ब्रदर्स ने एंट्री की, $0 की, और हम्म। सबका बिजनेस चौपट कर दिया। अच्छा। पर ये क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो स्कैम से बचने के लिए, तो किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं और उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो? एक ही सजेशन है, देखिए स्कैम्स इतने हो रहे हैं, आप ये चीज़ रोको दूसरा स्कैम आ जाएगा, वो चीज़ रोको दूसरा स्कैम आ जाएगा। आपको बस हम्म। एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, फटाफट पैसा बनने वाला चीज़ नहीं है। हम्म। जो भी आपको बोल रहा है मैं फटाफट पैसा बना के दूंगा, सबसे बड़ा स्कैम है। अगर वो आपको बना के दे सकता तो खुद क्यों नहीं बना रहा है? खुद क्यों नहीं बना रहा है? अभी बहुत लोग बोलते हैं अरे ये स्टॉक खरीदो, वो कोई भी अपना पोर्टफोलियो नहीं बताता। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं बता रहा है? क्यों नहीं Correct. बता रहा है? क्योंकि उसके बनाता ही पास नहीं है ही नहीं, देगा। खुद ही नहीं है। तो जो भी आपको बोल रहा है कि मैं आपको फटाफट पैसे बना के दूंगा, वही स्कैम है, उससे दूर रहना है। देखिए पैसा बनाने का पैसा बनता है, 100% पैसा बनेगा, पर समय लगेगा। अगर आपको फटाफट पैसा कमाने के जल्दी में, वहीं आप सबसे ज़्यादा फंस जाओगे, बिकॉज आप वो व्यक्ति के पास जाओगे जो आपको फटाफट रिटर्न दे रहा है, और वहीं फंसने के चांसेस होते हैं ना। अगर हम्म। बैंक आपको बोलेगी कि मैं 25% साल का ब्याज दे रही हूँ, चांसेस है वो फ्रॉड है। करेक्ट, करेक्ट, तो ट्रू। इससे दूर रहना है। फटाफट पैसा बनने जैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता था अंबानी और अदानी काम छोड़ के यही करते थे। तो जितने भी मेजर क्वेश्चंस थे हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, और आई एम श्योर कि जितने भी क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, ऑडियंस को बहुत कुछ यहाँ से समझ में आया, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ समझ में आया, बिकॉज आई डू इन्वेस्ट। ओके। तो हम स्टॉक्स में भी करते हैं, SIP भी करता हूँ मैं। जो चीज़ें आपने बताई, जैसे SIP से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि साला रिटर्न तो मुझे दिख ही नहीं रहा है यार, मतलब, और 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो आपने बताया, मैं 5-6 दिनों से देख रहा हूँ कि मेरा रिटर्न अब आना स्टार्ट हुआ है। मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ, 5-6 दिनों से देख पर रहा हूँ। आपको मैं बोल रहा हूँ, हाँ। भगवान से प्रे करो कि और 5 साल लॉस में रहे।
अरे मैं उसके बाद देखो, उसके बाद जो पैसा बना गया ना, फ़ोन करके थैंक यू बोलोगे मेरे को। अच्छा, बिकॉज़ क्या हो ओके। रहा है देखिए, आपके रिटर्न्स क्यों नहीं बन रहे थे, मार्केट नीचे था। हाँ, हाँ, हाँ। अभी आप देख रहे हो जो आप यूनिट्स लास्ट अक्टूबर नवंबर में खरीद रहे थे, कम थे, हुँ, और हुँ, जैन से लेके अब तक मार्च, अप्रैल, जून तक हुँ, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले रहेंगे हुँ, वही हुँ, हुँ, क्वांटिटी में। आप जाके हुँ, चेक करो आपका हाँ, जो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। हाँ, तो हाँ, आपको एक्चुअली आपने क्या किया, कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स हुँ, खरीदे, और करेक्ट, यही अगर आप 3-4 साल खरीदते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिट्स आएँगे, हाँ, और उसके बाद जब यू टर्न मारता है और जो हाँ। पैसा बनता है ना, वो मज़ा अलग होता है। तो मेजर क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अब रैपिड फायर क्वेश्चन है जिसमें आपको ब्रेक नहीं लेना है। फॉर यू, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? स्टॉक मार्केट, इंट्रा ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म, आपका फेवरेट चाइल्डहुड गेम? क्रिकेट, सुबह का रूटीन, कॉफ़ी या चाय? चाय। एक फाइनेंस बुक अगर आपको ऑडियंस को बताना है कि पढ़ना चाहिए हर एक को, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। काम के दौरान सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? मोबाइल। आपका पहला पॉकेट मनी एक्सपीरियंस कैसा था? याद नहीं है क्या मिला था पता क्या नहीं, नहीं, पता नहीं। कब मिला वो सिस्टम नहीं था, वो कल्चर नहीं था पॉकेट मनी वाला। वो होगा? डे टू डे चाहिए तो माँग लो, उतना ही बस। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम या ऑफ़िस, ऑफ़िस, आपको क्या पसंद है? ऑफ़िस, अच्छा, ऑफ़िस। हाँ, बचपन का कोई पैसे का मिथ जो आपको बाद में गलत लगा हो? कि पैसा फटाफट बनता है। बनता है मगर समय देना पड़ता है, उसके बाद कंपाउंड होता है। बिज़ी दिन के बाद रिलैक्स करने का फ़ेवरेट तरीका आपका क्या है? यूट्यूब पे अच्छे पॉडकास्ट देखना। जहाँ आप अपने छुट्टियों को स्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक लोकेशन मुंबई में? मुंबई में नहीं है, मुंबई में स्पेंड करने जैसा कुछ नहीं है, मगर इंडिया में बोले तो गोवा इज़ समथिंग आई लव। एक फाइनेंशियल हैबिट जो आप चाहते हैं कि बचपन से ही आप में होता? सेविंग करना, बिकॉज़ पैसे की ग्रोथ अगर आप सेव करोगे तो वही पैसे को इन्वेस्ट करोगे। पैसे या काम के बारे में सबसे अच्छी सलाह जो आपको मिली हो अभी तक? वो जो भी मिला वो बुक से मिला, वॉरेन बफे से मिला, पीटर लिंच से मिला, चार्ली मंगर से मिला। तो बेसिकली मैं इनसे बहुत सीखा हूँ। जब आपको छुट्टी करनी होती है, तो आप किस तरह के वेकेशन को एन्जॉय करना चाहते हो? फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। एक लाइन में जो आपके फ़ील्ड में, फाइनेंस के फ़ील्ड में स्कैम कर रहे हैं और उनको कुछ बोलना हो एक लाइन में, तो क्या बोलोगे आप? लोगों का हार्ड अर्न मनी है यार, मत खेलो। एक कैब ड्राइवर दिन भर कैब चला के ट्रैफिक में लोगों की गाली सुन के पैसा लगाता है और आपके हाथ में देता है, तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। देखो, आप पैसा इधर लग के रह जाओगे। हुँ, हुँ। एक चीज़ जो आप लेके यहाँ से जाने वाले हो वो दुआ है। अभी आपको चॉइस करना है आपको क्या करना है। लोगों के पैसों के साथ, आपके पैसे के साथ कोई खेले तो आपको गुस्सा आ जाएगा। हुँ, हुँ। हमको भी ज़िम्मेदारी रखनी है, लोगों के पैसे जो भी हज़ारों या लाख रुपए देता हो, तो बहुत मेहनत करके लोग लाते हैं, तो उनको हमको ज़िम्मेदारी से सँभालना है। हाँ, आप ज़िम्मेदारी से सँभाल दो, उसके बाद लॉस हो गया, सो बी इट, दैट्स नॉट, पर ईमानदारी से लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना हाई तो लग जाती है। इससे मुझे बहुत डर लगता है। कोई एक कोट जो आपका फ़ेवरेट हो और आपको इंस्पायर्ड किया है कुछ करने के लिए? एक ऑफ लेट मैंने कोट कहाँ पढ़ा था या इंस्टाग्राम पे सुना था कि द सक्सेस यू आर लुकिंग आउट फॉर इज़ इन द वर्क यू आर ट्राइंग टू अवॉइड। मतलब जो आप सक्सेस ढूँढ रहे हो, हुँ, हुँ। वही काम में छुपा है जो आप हाँ, इतने जो दिन से अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड कर रहे हो। सब में होता है ना, नहीं ये नहीं हाँ, करना, ये ये नहीं दूर करना रहता है है। और और वही मेन। सक्सेस वहीं होती है। थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चंस मेरे ख़त्म हुए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है एंड आई एम श्योर कि जितने भी ऑडियंस हैं उनको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ मिला है। बिकॉज मैं इन्वेस्ट करता हूँ, स्टार्टअप्स में करता हूँ, इक्विटी में करता हूँ और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी करता हूँ। तो मुझे क्लियर हुआ है, तो जितने करते हैं इन्वेस्ट उनके लिए क्लियर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। अगर आपके पास कुछ भी है ऑडियंस को बताने के लिए या बोलने के लिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या एनीथिंग, प्लीज़ गो अहेड। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खास करके वो जनरेशन जो अभी अभी शुरुआत कर रही है, आप जितने यंग हो, भले 500 रुपीज़ पर मंथ से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करो। आपको आइडिया नहीं है ये कितना बड़ा पैसा बन सकता है फ्यूचर में। तो ये मत सोचिए आपके पास कितने पैसे, शुरुआत कीजिए, हैबिट लगाइए। हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बनते रहेगा, बस एक अच्छी हैबिट होना, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना, वो इम्पोर्टेंट है। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस है इंस्टाग्राम पे लोगों को चीज़ें बताना, वो चीज़ में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब चीज़ अगर आप अवॉइड करोगे तो आपको बड़ा पैसा कमाने से कोई भी रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच गाइज। सतर्क रहिए, कोई भी व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन भेज रहा है और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रातों रात आपके साथ कुछ भी हो सकता है, सॉरी दिन में ही कुछ हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पैसे के साथ खेलना
खेलिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपर्ट थे आज, इन्होंने आप बहुत कुछ बताया इस बारे में, एंड आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे एक लेजेंड के साथ, ऐसे ही कैरेक्टर के साथ जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकें। सी यू वेरी सुन।